हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए, और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 11 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं और आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। और आज के जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, एक्सरसाइज अजय वॉरियर के बारे में डिस्कशन करेंगे, चालाकुडी रिवर, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट्स के बारे में जानते हुए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ग्लोबल 3030 गोल्स, स्वदेश दर्शन स्कीम, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट और टैरिफ टाइप बैरियर टू ट्रेड के बारे में डिस्कशन करते हुए लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो मैप के ऊपर रहने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन है वो अभी आपके सामने आ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एक्सरसाइज अजय वॉरियर। ये जो एक्सरसाइज है, क्या ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और किस किस के बीच की है, ये पूछा गया। देखिए, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को प्रीलिम्स के तौर पे तो देखिएगा, लेकिन हाँ, मेंस के तौर पे भी इसे आप जरूर समझिएगा, बिकॉज जब आपको पता चलेगा कि ये किन दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, और अगर उन दोनों कंट्रीज के रिलेशन के बीच कोई क्वेश्चन आता है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन कैसे, कमेंट करिए, तो आप इस एक्सरसाइज का जिक्र जरूर करिएगा। चलिए, यहाँ पर 10 सेकंड का जो टाइम है वो शुरू हो गया है। 10 सेकंड में आंसर करिएगा, क्या ये इंडिया चाइना के बीच की है, इंडिया रशिया के बीच की है, इंडिया यूके के बीच की है, या फिर इंडिया और यूएस के बीच की है। सोचिए और फिर आंसर करिए। चलिए, सो हियर द सिक्स्थ एडिशन जो था इस एक्सरसाइज अजय वॉरियर का, अभी स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड के अंदर, एंड इट इज द इंडियाज यूके जॉइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज है, इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव, ताकि इंटर ऑपरेबिलिटी को डेवलप किया जा सके, एक्सपर्टीज को लाया जा सके, और फ्रेंडली फॉरेन नेशन के साथ अपने रिलेशनशिप को फर्दर डेवलप किया जा सके। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि चालाकुडी रिवर को लेकर पूछ रहे। बताएं चालाकुडी रिवर को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो सबसे पहले तो जो टॉपिक है उसको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि वहां पर क्वेश्चन में डिमांड क्या है, करेक्ट क्या है या इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, जो भी चीज पूछी जाती है बेसिकली, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर। जो चालाकुडी रिवर है ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है महाराष्ट्र की। एंड अथीरापिल्ली वाटरफॉल जो है वो इसके बेसिकली जो रिवर कोर्स है उस पर सिचुएट करता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूँ, सोचिए आप इसके बारे में क्या आंसर होगा। अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट है जिन्होंने कॉल ऑफ किया है एक 163 मेगावाट का एथीरा पिल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, और ये चालाकुडी रिवर बेसिन त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला में लोकेट करता था। तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा अभी इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रपोज 163 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, इसे कॉल ऑफ किया गया। सो द रिवर इज लोकेटेड वेयर, सो रिवर जो है फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है केरला की, ठीक है, केरला के अंदर, ध्यान रखिएगा। एंड इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ केरला जिसके पास आपको जो रेपेरियन वेजिटेशन है वो मिल जाएगा, और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है, क्योंकि फेमस वाटरफॉल जो है अथीरापल्ली फॉल और साथ साथ वेजरचल फॉल्स जो है वो यहीं पे, चालाकुडी रिवर जो है यहीं पे सिचुएट करते हैं, और इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे आते हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो कहां पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो लोकेट करता है। तो यहां पर बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड या फिर यूपी के अंदर। चार ऑप्शंस आपके सामने है, सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली
एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, उन्होंने अप्रूव किया है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है उसको, जो आपका तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके साथ मिला देना चाहिए। दोनों एरियाज को मर्ज कर देना चाहिए, कंबाइन एरियाज को यहाँ पर टाइगर रिजर्व के तौर पर लेकर आना चाहिए। तो घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इनके एरियाज को मिलाकर टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रपोजल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है बेसिकली आपको नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा। सो इट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द संजय नेशनल पार्क इन द अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश, बट बाद में जाके इसको अलग से नाम किया गया। सतनामी रिफॉर्मिस्ट जो हुआ करते थे गुरु घासीदास जी, उनके नाम पर ये नाम यहाँ पर रखा गया। इट वॉज क्रिएटेड एज ए सेपरेट एंटिटी इन छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी सरगुजा रीजन जो है वहां पर आपको मिल जाएगा। व्हेन द स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 2001। यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन में आपको ये जो आपका नेशनल पार्क है और ये जो रीजन है वो दिखाई देगा। एशियाटिक चीता जो है वो यहाँ पर आपको बेसिकली उसके लिए जो पर्टिकुलर पार्क है वो जाना जाता है, क्योंकि लास्ट नोन हैबिटेट ऑफ एशियाटिक चीता जो था वो यही था। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आपका बात कर रहा है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। क्या ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल के द्वारा, यूएनईपी, यूएनएफसीसीसी, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, रिसेंटली 2021 की जो रिपोर्ट है रिलीज करी गई है, और 2019 से जो आपका वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो एनुअल रिपोर्ट को लेकर आ रहा है ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस टू प्रोवाइड साइंटिफिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट क्लाइमेट अडेप्टेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लेकर आई गई है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। 2021 का जो एडिशन था ऑफ दिस रिपोर्ट, इसने फोकस किया है वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर। ठीक है, एन इश्यू जो कि अफेक्ट करता है वेरियस कम्युनिटीज को, आप जानते हैं पूरे ग्लोब के अंदर, क्योंकि पानी की जो समस्या कहें कि पानी का जो इशू है दैट इज ऑल परवेसिव, और वो सभी के लिए एक जैसा है, चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए भी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को लेकर। पूछा गया पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एम करता है कि हम सपोर्ट करें चिल्ड्रन को who have lost both their parents और legal guardian to the COVID-19 pandemic। तो यहाँ पे जो बच्चे अपने माँ बाप को खो बैठे हैं कोविड-19 के चलते हुए, उनको हेल्प करने की बात करी गई है। एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एट द नेशनल लेवल। सोचिए इसके बारे में, टाइम पीरियड शुरू कर देता हूँ आपका। रिसेंटली गवर्नमेंट जो है उन्होंने गाइडलाइंस इशू करे हैं पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन स्कीम को लेकर, और यहाँ पर एज ए डीसी आप लोगों का भी काफी रोल जो है वो रहने वाला है। बताऊंगा किस तरीके से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है इसे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ने, जब हमारी सेकंड वेव जो थी 2021 के अंदर देखने को मिली। और यहाँ पर ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है कोविड-19 की वजह से, उनको यहाँ पर सहायता दी जा रही है फाइनेंशियल तौर पे भी और नॉन फाइनेंशियल तौर पे भी। और यहाँ पे डीसीज का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों को जो बेनिफिट दिए जाने वो उन तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो या स्कूल के अंदर उनका एडमिशन कराना हो, ये सभी चीजें जो है इंश्योर करानी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऑब्जेक्टिव यही है स्कीम का कि एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर जो है तो वो हमें देनी है बच्चों को, एक प्रोटेक्शन जो है वो हमें देनी है बच्चों को, ताकि उनकी वेलबींग को इंश्योर किया जा सके, क्योंकि अभी ना उनका कोई टेक केयर करने वाला होगा, और डेफिनेटली पेरेंट्स जो है वो तो यहाँ पर कोविड की वजह से जा ही चुके हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो उनको देना है अप टू द एज ऑफ 23 ईयर्स। ठीक है, 23 साल की एज तक उनको यहाँ पे बेनिफिट देने की बात करी गई है। चाइल्ड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज अगर इस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेना है तो। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया इसके अंदर रखा गया है। तो फिलहाल अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं वो तो करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कीम एट द सेंट्रल लेवल, सो दैट सच चिल्ड्रन would get the required benefits। ठीक है, तो यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यूपी गवर्नमेंट डीलिंग विद द जुवेनाइल जस्टिस, वो भी यहाँ पर अपना रोल निभा रही है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है दे विल बी द नोडल अथॉरिटीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो नेशनल लेवल पे देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप लोगों को ये जो रोल है वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली करेक्ट है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए।
उससे पहले मैं आपको एक बार जो 200 डेज की सीरीज है इसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली आपको अगर बेसिक आइडिया है एनसीईआरटीज वगैरह का, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज सीरीज, जो कि एक क्रैश कोर्स है 2022 के लिए, ठीक है। तो 2022 के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स के लिए 200 डेज की सीरीज में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको जीरो से स्टार्ट करना है, बिल्कुल शुरू से, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022, क्योंकि इसके अंदर जो एनसीईआरटीज हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और कुछ लोगों ने पूछा कि सर मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री लिखा नहीं है, सो वी आर अपडेटिंग दैट, बट यस, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री जो वो भी इसके अंदर कवर किया जाने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे सारे लेक्चर्स जो हैं वो एमसीक्यूज के थ्रू कवर किए जा रहे हैं, एट द सेम टाइम उनको क्लास लेक्चर के थ्रू भी कवर किया जाएगा। और अभी गुड थिंग इज कि यू कैन गेट 50 प्लस 20% डिस्काउंट, और टोटल। क्वेश्चन 6 बात करते हैं ग्लोबल 30x30 गोल। रिसेंटली न्यूज में देखा गया इसको लेकर कि ये किससे रिलेट करता है, क्या ये G20 ग्रुप से रिलेट करता है, OECD से रिलेट करता है, IPCC से रिलेट करता है, या फिर हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल से रिलेट करता है। तो 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। इंडिया ने रिसेंटली अभी जो एक पर्टिकुलर बॉडी है उसको ज्वाइन किया जिसका नाम है हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, तभी ये क्वेश्चन जो बनाया गया है, HAC कहा जाता है इसे शॉर्ट में, High Ambition Coalition for Nature and People. This is basically a group of more than 70 countries which encourage for the adoption of global goal to protect 30 by 30. यहाँ पर टारगेट क्या रखा गया कि 30% प्रोटेक्शन देनी है बाय 2030। इंटरनेशनल अग्रीमेंट है टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन। दुनिया के अंदर जो यहाँ पे लैंड है और ओशन है उसको 30% तक प्रोटेक्ट करना है बाय 2030, ये टारगेट रखा गया है। और भारत ने यहाँ पर HAC को ज्वाइन किया है, इसी वजह से ये न्यूज थी। वैसे भी आप जानते हैं कि इस बार एग्जाम के अंदर जो आपके एनवायरमेंटल एरिया है उससे काफी सारे क्वेश्चन थे, सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग, वी विल ट्राई टू कवर मोर एंड मोर एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल एरिया। हमने लास्ट टाइम भी काफी कवर किए थे, तो उसमें से इस बार आई भी सही काफी सारे क्वेश्चन। लेकिन हाँ, इस बार ध्यान जो होगा और भी ज्यादा एनवायरमेंट वाले एरिया पे दिया जाएगा, बिकॉज यूपीएससी का वो एक फेवरेट एरिया बन चुका है। HAC मेंबर्स करेंटली इंक्लूड मिक्स ऑफ कंट्रीज, इसमें आपको लैटिन अमेरिका की कंट्री मिल जाएंगी, अफ्रीका की मिल जाएंगी, एशियन कंट्रीज मिल जाएंगी, साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज मिल जाएगी, और अभी इंडिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया है, एंड इंडिया इज द फर्स्ट ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक जिसने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर विल बी डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वदेश दर्शन स्कीम। पूछा कि स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर बताएं इनकरेक्ट क्या है, ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर पूछा कि गलत कौन सा है। इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर आती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, हो सकता है। इट फोकसेस ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स के ऊपर काम करती है। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर ने वर्चुअली एड्रेस किया अभी एक कॉन्फ्रेंस को ऑन बुद्धिस्ट सर्किट्स एज पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम में बुद्धिस्ट सर्किट को एज ए पार्ट बनाया गया, तो इसकी कॉन्फ्रेंस के ऊपर यहाँ पर एड्रेस किया गया हमारे टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा। और वैसे भी जानते हैं अभी कोविड के बाद लॉकडाउन खत्म हो गए और कोविड के बाद इकोनॉमी जो ओपन हो रही है, तो वहां पर टूरिज्म जो है उसके ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है और टूरिज्म को ओपन करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट निकला है, रिवेंज टूरिज्म, ठीक है। जो लोग अभी 2 साल से घर बैठे थे, जिन लोगों को अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने का ज्यादा शौक था, तो उनके लिए जो टर्म है कि अब वो बेसिकली 2 साल से घर बैठे, अब निकलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो टूरिज्म जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बेसिकली जगहों को घूमने की और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जो प्रॉबेबली वो पिछले 2 सालों में उतना नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। वंस द रिस्ट्रिक्शंस आर गोन, डेफिनेटली टेकिंग ड्यू केयर ऑफ द ऑल द जो पैरामीटर्स रखे गए, उसके बाद प्रॉबेबली टूरिज्म को यहाँ पर ऑप्ट करेंगे और बढ़ावा भी इसे मिलेगा। खैर, स्कीम जो है इट इज अ जॉइंट वेंचर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। बाय लॉन्चिंग द स्कीम बोथ द मिनिस्ट्री विल बी एबल टू डेवलप द हेरिटेज साइट। तो ये जो स्कीम है बेसिकली इट इज अ जॉइंट वेंचर, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, और यहाँ पर जो हेरिटेज सिटीज हैं उसको भी इसके दायरे के अंदर लाने की कोशिश करी गई। बेसिकली इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो पूरी फंडिंग जो होगी वो किसके द्वारा करी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बट ना सेकंड स्टेटमेंट को देखें, इसे 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था, 2015 में। स्कीम फोकस करती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड सर्किट, जो कि हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से सर्किट थे, बुद्धिस्ट सर्किट था इसमें, कोस्टल सर्किट थे, डेजर्ट सर्किट थे, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, तो ऐसे अलग अलग सर्किट इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट बताना था, सो आंसर विल बी ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो बात कर रहा है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है। स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 10 सेकंड शुरू कर देता हूं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा,
यूएनडीपी के द्वारा, यूनेस्को या फिर नन ऑफ द अबव? सोचें। चलिए, सो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में यूनेस्को कहा जाता है, इन्होंने लॉन्च किया 2021 की स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट हाईलाइट करती है और बेसिकली यूनेस्को के द्वारा पब्लिश करी गई। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं, जैसे कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में इन्होंने कहा है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो कि 81.61% हुआ करती थी 2001 के अंदर, ये इंक्रीज होकर 93.03% हो गई है 2019 के अंदर। तो जीईआर जो है बड़ा है। प्यूपल टीचर रेशियो, मतलब बच्चों, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, उसके पीछे कितने टीचर्स हैं। तो मान लीजिए पहले जो नंबर था वो था कि अप्रोक्सीमेटली 31 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर होता था 2013-14 के अंदर, लेकिन ये आंकड़ा कम होकर 26:1 हो गया। और ये होना भी इस तरीके से चाहिए, क्योंकि देखिए एनरोलमेंट बढ़ना चाहिए, जो टीचर रेशियो वो यहाँ पर कम होना चाहिए, मतलब एक टीचर जो है वो कम से कम स्टूडेंट को केटर करे, ताकि यहाँ पर जो हर बच्चा है वो अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे क्वेरी वगैरह करा सके स्टूडेंट से, टीचर से। तो यहाँ पे टीचर्स जो है उसके अंडर में, अगर मान लीजिए एक टीचर जिसके अंडर में 500 बच्चे हैं, तो डेफिनेटली वो उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा उसको। और इसी तरीके से अगर एक टीचर के अंडर में 25 बच्चे हैं, तो वो उनको अच्छे से मैनेज कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर समझ सकते हैं आप। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ टैरिफ टाइप ऑफ बैरियर टू ट्रेड। तो यहाँ पे ट्रेड को सामने काफी सारी ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। तो उसमें पूछा कि इसमें से कौन सा ऐसा बैरियर है जो कि टैरिफ बैरियर है। तो टैरिफ नॉन टैरिफ के बीच में आपको डिफरेंस जो है पता होना चाहिए, वो अभी पता चल जाएगा कि टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं, नॉन टैरिफ कौन से होते हैं। तो लाइसेंस जो है आपको बताना है कि टैरिफ कौन से, तो क्या लाइसेंस टैरिफ है, एड वैलोरम टैरिफ है, इंपोर्ट कोटास एंड लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। सोचिए इसके बारे में। इंडिया ने अभी अपनी कंसर्न जाहिर करी थी ओवर द न्यू ट्रेड बैरियर्स सच एज वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन एंड कोविड पासपोर्ट। ये इंपोज करे जा रहे हैं कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, इंपैक्टिंग द मूवमेंट। तो यहाँ पे भारतीयों को अगर किसी दूसरे देश में जाना है तो वहां पर वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है। वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से कि भाई देखो, कोवैक्सीन को मानेंगे और यहाँ पे कोविशील्ड को मानेंगे और कोवैक्सीन को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा है कोविड पासपोर्ट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कंट्रीज के अगेंस्ट में और उन कंट्रीज के लोगों के अगेंस्ट में, और ये ज्यादातर किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। इसी वजह से टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करी गई। जब भी हम अपने सामान को किसी दूसरे देश में भेजते हैं, अगर वहां पर उसके प्राइस को लेकर कोई बैरियर लगाया जाता है तो वो तो टैरिफ बैरियर के अंदर आता है। ठीक है, सो जनरली दो तरीके के बैरियर से, पहला हो गया आपका टैरिफ बैरियर। ठीक है, नाउ दिस इज द मॉनेटरी टाइप ऑफ बैरियर। ठीक है, या फिर किसी भी चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो यहां पर क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि सामने वाली कंट्री का चाइनीज जो फोन है वो हमारे देश में ना आए, तो हम क्या करेंगे, टैरिफ बैरियर लगाना है तो हम उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज करी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर नॉन टैरिफ बैरियर चाइनीज फोन्स को रोकने के लिए लगाना है तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी सही नहीं है, ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, क्योंकि इनके फोन्स के अंदर कुछ ऐसा डेटा गैदरिंग का सिस्टम है जो हम नहीं चाहते। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या चीजें आती है, नॉन टैरिफ बैरियर्स में नॉन मॉनेटरी थिंग्स आती है। ठीक है, इसमें लाइसेंस हो गया, इंपोर्ट कोटाज हो गया, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स हो गया, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की आपने इस चीज को बनाने में क्या लोकल कंटेंट लिया, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लिया या नहीं लिया। ठीक है, या फिर हम अपने यहाँ पर इंपोर्ट कोटास लगा देते हैं कि हमें इतना ही इंपोर्ट करना है, इसके बियॉन्ड हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, या लाइसेंस लगा देते हैं। और अभी आपने सुना होगा कंट्री ऑफ ओरिजिन का भी एक क्राइटेरिया लगा दिया जाता है कि इस कंट्री का ओरिजिन होगा तो इस माल को नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जो चीजें ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे, अगर किसी कंट्री से कुछ नहीं लेना है तो इस तरीके से कंडीशनैलिटीज लगाई जाती है। ठीक है, टैरिफ में उसकी कीमत को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग वैसे ही ना खरीदें उसको, और नॉन टैरिफ के अंदर इस तरीके की चीजें जैसे लाइसेंस हो गया, इंपोर्ट कोटास हो गया, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये चीजें करी जाती हैं। यहाँ पे एड वैलोरम टैक्स जो है, दिस इज अ मॉनेटरी थिंग, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज करके। और जब ये एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज कर दिया जाता है, उस चीज की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है और लोग फिर उसकी कॉस्ट को ज्यादा होने की वजह से नहीं खरीदेंगे। देखिए, लोग चाइनीज फोन क्यों खरीदते हैं, क्योंकि कॉस्ट में कम होते हैं। मान लीजिए कि चाइनीज फोन है जो आज 10,000 का मिल रहा है, जिसको लाखों लोग यूज कर रहे हैं, अगर उसको उसकी कीमत बढ़ा के 50,000 कर दी जाती है या 40,000 कर दी जाती है, तो लोग डेफिनेटली उसकी तरफ उतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ही अट्रैक्ट नहीं होंगे। बिकॉज द ओनली थिंग जो चाइनीज प्रोडक्ट के अंदर लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से दे यूज द चाइनीज प्रोडक्ट, वो इनकी लेस वैल्यू ही है। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर।
लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट जीसीसी, जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है उसको लेकर पूछे, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये एक पॉलिटिकल अलायंस है, हो सकता है इट इज एन इकोनॉमिक अलायंस, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। बहरीन जो है वो इसका एक मेंबर है। सोचें इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। सो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बेसिकली एस्टैब्लिश करी गई थी 1981 में, ताकि सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड कल्चरल कोऑपरेशन जो है वो यहां पर करी जा सके। ठीक है, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये सभी इसके मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट इज यस अ पॉलिटिकल एज वेल एज एन इकोनॉमिक अलायंस। तीनों स्टेटमेंट सीख होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार मैप पे देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर फॉल करती हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज में 12 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं। दीज आर द 10 एरियाज जो हम आज कवर करने वाले हैं। आई स्प्रिंग 21 के बारे में डिस्कशन करेंगे। द क्लोव प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्लोव प्रोडक्शन कहां पर होता है, वेदर इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड और अदरवाइज, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव, देन वी विल डिस्कस इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन ह्यूमन राइट काउंसिल, देन इसके बाद पिचमेनाइट क्या है इसके बारे में जानेंगे, कुछ इवेंट्स एंड एशियन एलिफेंट्स को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, फाइनली मणिपुर को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी आप फेस्टिवल कोड को यूज कर सकते हैं नवरात्रि के टाइम पे, और 50+20% डिस्काउंट जो है वेरियस सीरीज के ऊपर exam.network.com पर जाकर ले सकते हैं। तो जो लोग मिशन यूपीएससी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ पर, क्योंकि आफ्टर दिस डिस्काउंट वहां पर डेफिनेटली उनको एमआरपी जो है वो पे करना पड़ेगा। सो यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022 और इसको 70% डिस्काउंट पर ले सकते हैं। खैर चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आई स्प्रिंट 21 को लेकर है। पूछा गया आई स्प्रिंट 21 को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका करने का तरीका, टॉपिक को करें अंडरलाइन और जिस चीज पूछी गई है उसको आप सर्कल में डालें। ठीक है, इट्स अ फिनटेक हैकाथन सीरीज। ये क्या है, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का हैकाथन सीरीज है ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, आईएफएससी ए का हो सकता है। इट इज ओपन टू एलिजिबल फिनटेक कंपनीज फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे एक शब्द दिया ओनली। ठीक है, और ओनली के बारे में, ऑल के बारे में, एक्सट्रीम जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको 80-20 का रूल बताया है कि 80% चांसेस है कि वो स्टेटमेंट गलत होंगी, 20% चांसेस है वो सही भी हो सकती हैं। तो ये सिर्फ इंडिया की जो फिनटेक कंपनीज है उनके लिए लेकर आया गया। 10 सेकंड का पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं, सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली जो आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, गिफ्ट सिटी जो है, उन्होंने आई स्प्रिंट 21 को लॉन्च किया है। और गिफ्ट सिटी कहां पर लोकेट करती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस मंथ्स के क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे आईएफएससी गिफ्ट सिटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगर हम आई स्प्रिंट 21 की बात करते हैं, ये पहला आई स्प्रिंट सीरीज है जो कि फोकस करेगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर, एंड यहां पर कोशिश करी जाएगी कि किस तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर जो एडवांसमेंट्स है वो करी जा सकते हैं। देखिए हैकाथन जो है अलग अलग एरियाज को लेकर किया जाता है, जैसे कि अभी बैंकिंग सेक्टर को लेकर किया गया, और यहां पर इसमें भी जो रेगुलेटर्स है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली गिफ्ट सिटी है, नीति आयोग भी इसमें शामिल है, और जो वेरियस पार्टनर बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई हो गया, एचएसबीसी हो गया, स्टार्टअप्स हो गए, वो इसके अंदर शामिल है, ताकि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या नई डेवलपमेंट करी जा सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसको दूर किया जा सकता है। हैकाथन के अंदर यही सभी चीजें करी जाती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे यूथ होते हैं, जो यंग माइंड्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके सामने एक प्रॉब्लम्स रखी जाती है, स्टार्टअप्स के सामने प्रॉब्लम रखी जाती है, एंड देन फिगर आउट किया जाता है कि कैसे उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। नाउ अगर हम बात करें, ये जो हैकाथन है इट इज कंडक्टेड वर्चुअली, क्योंकि कोविड के टाइम पे काफी सारी चीजें वर्चुअली हो रही हैं, एंड इज ओपन टू एलिजिबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पे जो था सभी पूरी दुनिया की जो आपकी फाइनेंशियल टेक फर्म्स थी या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है, एलिजिबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, उसको यहाँ पर एलिजिबल बनाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा। इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि बात कर रहा है क्लो प्रोडक्शन इन इंडिया। क्लो क्या होता है, लौंग बेसिकली आपका जो होता है। ठीक है, उसको लेकर पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ठीक है, पहली कहती है कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा क्लोव को प्रोड्यूस करता है। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द क्लोव्स। एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूस की बात नहीं करिए, एक्सपोर्ट करने की बात करिए तो सबसे ज्यादा इंडिया, भारत जो है इसको एक्सपोर्ट करता है। अबाउट 65% ऑफ क्लोव प्रोडक्शन जो है इंडिया के अंदर, वो बेसिकली कन्याकुमारी क्लोव जो है उससे मीट किया जाता है। सोचिए इसके बारे में, 10 सेकंड का टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। आपका रिसेंटली जो कन्याकुमारी क्लोव है इसे जीआई टैग से नवाजा गया, जीआई टैग इसे दिया गया बेसिकली, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्री है उसके द्वारा, जो कि डीपीआईआईटी ज्योग्राफिकल रजिस्ट्रेशन
इंडिकेशन रजिस्ट्री, GIR जो है ये DPIT के अंतर्गत आती है। DPIT के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। इनके द्वारा जो 10 साल का टाइम पीरियड होता है, इसके लिए GI टैग जो है वो दिया जाता है। GI टैग इन चीजों को दिया जाता है जो पर्टिकुलर एक एरिया से एसोसिएटेड चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे बासमती राइस जो है आपको ये ज्यादातर कहाँ मिलेंगे बताइए? यस, आपको जो नॉर्दर्न बेल्ट आपकी है वहां पर बासमती राइस आपको काफी जगह पर मिल जाएंगे। पंजाब हरियाणा इज क्वाइट फेमस फॉर दिस। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो GI टैग है वो यहाँ पर दिया जाता है जब कोई पर्टिकुलर चीज किसी पर्टिकुलर लोकेशन से एसोसिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। देखिए, इंडिया की जो एनुअल क्लोव डिमांड है दैट इज मोर देन 20,000 टन एंड ओनली 1,000 टन जो है वो हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो जब हम अपनी ही रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे, सिर्फ 1/20 जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा कर पा रहे हैं, रिमेनिंग क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब हम इंपोर्ट करें किसी चीज को तो एक्सपोर्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हाँ, कन्याकुमारी क्लोव जो है इट इज कल्टिवेटेड एट एन हाइट ऑफ 900 मीटर्स की ऊंचाई पे उगाया जाता है अबव सी लेवल पे, और यहाँ पर 65% जो कंट्री का डिमांड होता है वो इसी क्लोव के द्वारा पूरा किया जाता है। अभी इसे GI टैग दिया गया है, इसी वजह से ये न्यूज में था। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट आपकी बी हो जाती है। चलिए, क्लोव के क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव। आपको बताना है इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव को लेकर पहली स्टेटमेंट कहती है इसे 2019 में UNEP के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये एक डुअल पर्पस प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होगा, इंप्लीमेंट करना है इट्स एक्टिविटीज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मेकिंग ग्रांट्स टू अदर्स। तो इसमें कंजर्वेशन की बात भी करी गई है और ग्रांट्स की बात भी करी गई है। सोचिए, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट अगर आपको बताया जाए, फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी जिसको कि शॉर्ट में कहा जाता है फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी को F4B, फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो पब्लिक डेवलपमेंट बैंक्स की हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनुअल डैमेज टू नेचर वर्थ 800 बिलियन। तो यहां पर कहा गया जो पब्लिक डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है वो यहां पर 5,900,000 करोड़, 800 बिलियन अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, वो एनुअल डैमेज के तौर पे इस एरिया के अंदर उनको देना चाहिए। अगर बात करी जाए, इसे शुरू किया गया था 2019 के अंदर, बिल्कुल ठीक है, बट नॉट बाय UNEP बल्कि एक मावा फाउंडेशन है जो सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यस, मेन एम क्या है, इट एम्स टू इंक्रीज मटेरियलिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, एंड यहां पर बेटर अलाइन हम करना चाहते हैं ग्लोबल फाइनेंस को, ताकि उसका इस्तेमाल नेचर कंजर्वेशन के लिए किया जा सके और वेरियस एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए किया जा सके, और अगर कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वहां पर वो भी यहां पर आसानी से करी जा सके। तो दोनों स्टेटमेंट में से पहली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, करेक्ट आंसर विल बी बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बात कर रहा है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, सोचिए इसके बारे में। IUCN दिया है, UNEP दिया है, WWF दिया है, नन ऑफ द अबव दिया है। रिसेंटली इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 जो है, इसमें अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल थ्रेट रेजिलियंस एंड पीस, इसे रिलीज किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा, IEP के द्वारा। IEP कहीं ऑप्शन में दिया नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये ATR 2021 जो है ये बेसिकली देखती है किस चीज को, कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वहां पर एक्सट्रीम इकोलॉजिकल शॉक्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर इकोलॉजी को सबसे ज्यादा थ्रेट जो है वो देखने को मिल रहा है। ये भी देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें उस कंट्री के द्वारा करी गई हैं जिसकी वजह से रेजिलियंस है वो यहां पर निकला है, या फिर कहें कि उस कंट्री के अंदर रेजिलियंस है वो डेवलप हुआ है। इट ऑल्सो एनालाइजेस रिस्क फ्रॉम द पॉपुलेशन ग्रोथ, वाटर स्ट्रेस की वजह से यहां पर कितना प्रॉब्लम यहाँ की पॉपुलेशन को देखने को मिल रहा है। पॉपुलेशन अगर राइज कर रही है तो उसकी वजह से कितना रिस्क देखने को मिल रहा है। इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी की बात देखी जाती है। ड्राउट्स, फ्लड, साइक्लोन जैसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात करी जाती है। इट इज रिलीज बाय लीडिंग इंटरनेशनल थिंक टैंक IEP, ध्यान रखिएगा। और यहां पर फर्दर एक इंडेक्स जो है वो भी लेकर आया जाता है इनके द्वारा, जिसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स एंड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, तो ये दो चीजें भी IEP के द्वारा लेकर आई जाती हैं। डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि यहां पर मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच के बारे में बात कर रहा है। पूछा गया मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट विल एंश्योर दैट द चीपेस्ट पावर जनरेटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री आर डिस्पैच टू मीट ओवरऑल सिस्टम डिमांड। तो यहां पर जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए
चीपेस्ट पावर जनरेटिंग रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर इंश्योर करे जाएंगे कंट्री के अंदर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी पावर सेक्टर जो है हमारा है वो सफर कर रहा है। आपने काफी जगह पर न्यूज भी सुनी होगी इस चीज को लेकर कि देश के पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का कोल जो है वो बचा है। इट इज इनिशिएटेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, CERC के द्वारा इसे लेकर आया गया। सोचिए 10 सेकंड का टाइम आपके पास, फिर डिस्कस करेंगे। बेसिकली पावर परचेज की कॉस्ट को कम करने के लिए कंज्यूमर्स के लिए पावर मिनिस्ट्री जो प्लान कर रही है कि हमें MBED, दैट इज मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच, MBED, कई जगह पे डिस्पैच की स्पेलिंग में आई था, कई जगह पे ई था, ज्यादातर जगहों पे ई दिया हुआ था। MBED जो है इसे April 1 2022 से लाने की बात करी गई है। ठीक है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच जो है वो इंश्योर करेगा कि पावर जो है वो चीपेस्ट मैनर में जनरेट करी जाए, जो पावर के रिसोर्सेज हैं उसे चीपेस्ट मैनर में जनरेट किया जाए और फिर कंट्री को उसे सप्लाई भी किया जाए। ठीक है, दस इट विल बी अ विन विन सिचुएशन, किसके लिए? बोथ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड जनरेटर्स, दोनों के लिए यहां पर एक विन विन सिचुएशन जो है होने वाली है। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, क्या इसे CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा लेकर आया गया? तो यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत बनाई गई है। एंड CERC वाज इनिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन 1998। ठीक है, चलिए दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर विल बी सी। चलिए, जो आपकी 2022 की सीरीज एंड 200 डे सीरीज, दीज आर अवेलेबल एट द मिनिमम प्राइसेस राइट नाउ बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, जो आपका फेस्टिवल कूपन कोड है इसको यूज कर सकते हैं टू गेट द 50+20% डिस्काउंट ऑन वेरियस सीरीज। जो भी सीरीज exam.network.com के ऊपर अवेलेबल है वहां पर आप ये डिस्काउंट जो है ले सकते हैं। और आप यहां पर मिशन 2022 जो हमारा बेस्ट प्रोग्राम है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो ह्यूमन राइट काउंसिल को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी हैं। पहली कहती है एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है यूएन सिस्टम के अंदर एंड इट्स मेंबर्स जो है दे आर इलेक्टेड बाय UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा उन मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए देखिए, ह्यूमन राइट काउंसिल रिकॉग्नाइज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है वो हमारा ह्यूमन राइट है। ऐसा पहली बार ह्यूमन राइट काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया है। क्या ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है? तो ह्यूमन राइट काउंसिल इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसको स्ट्रेंथन करने में, प्रमोट करने में और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो क्या इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय UNSC? देखिए, काउंसिल इज मेड अप ऑफ 47 UN मेंबर्स, इसके अंदर 47 मेंबर्स हैं विच आर इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ना कि UNSC, ध्यान रखिएगा। हेंस आंसर विल बी ए। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 7। बात कर रहा है द टर्म ब्रिजमैनाइट। ब्रिजमैनाइट रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, ये क्या है? टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं आपका। सोचिए, क्या ये कोई स्पेस क्राफ्ट है, हैबिटेबल प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, न्यूली डिस्कवर्ड एस्ट्रॉइड है, मिनरल है दैट इज फाउंड ऑन द अर्थ इंटीरियर, कोई स्पीसीज है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पेड़ों पे पाया जाता है? सोचे। सो कंपोजिशन ऑफ द इंडियन मेटीरियराइट फ्रेगमेंट्स, ये बेसिकली जो इंडिया मेटीरियराइट फ्रेगमेंट है तो वो हमें हेल्प कर रहा है, हमारे बेसिकली रिसर्चर्स को हेल्प कर रहा है ये समझने में कि अर्थ का जो लोअर मेंटल है वो कैसे बना है। तो आप जानते हैं कि वेरियस मेटीराइट जो होते हैं उनके फ्रेगमेंट्स इंडिया के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पर गिरते रहते हैं और उनकी कंपोजिशन से समझ में आ सकता है कि अर्थ जो होगी वो उसका इंटीरियर कैसा होगा। तो यहां पर भी जो इंडियन मीटियराइट फ्रेगमेंट है उसको समझने की कोशिश करी जा रही है अर्थ के लोअर मेंटल को समझने के लिए। ब्रिजमैनाइट जो है इट इज द मोस्ट अबेंडेंट मिनरल जो कि अर्थ के इंटीरियर में मिलता है एंड स्टडीज हैव शोन दैट अबाउट 80% ऑफ अर्थ का जो लोअर मेंटल है वो इसी मिनरल से बना हुआ है। ठीक है, सो ब्रिजमैनाइट जो है 80% अर्थ का इंटीरियर इसी से बना है। इट वॉज नेम्ड इन 2014, 1946 में एक फिजिक्स के नोबेल प्राइज रेसिपिएंट थे, उनके नाम के बाद ये जो नाम है ब्रिजमैनाइट वो रखा गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? अ मिनरल फाउंड इन अर्थ इंटीरियर। चलिए इस तरीके से दिखाई देता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो कि पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट, इनमें से कौन सी चीज सबसे पहले हुई थी? 4 आपको इवेंट्स दिए हैं, LIC का एस्टैब्लिशमेंट, एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रीनेम करना या फिर सेबी का बनना। सोचे। देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टाटा सन सब्सिडरी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड जो है उनको बिड यहां पर जीतने को मिली और एयर इंडिया का जो स्टेक है वो यहां पर पूरी तरीके से टाटा के हाथ में दे दिया गया है 100% स्टेक। और अगर आप देखेंगे किसी ने यहां पर कोई आवाज भी नहीं उठाई है। यूजुअली क्या होता है जब भी आप प्राइवेट प्लेयर को कोई भी यहां पर
अपना जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी होती है वो सेल करते हैं, तो यहाँ पर अपोजिशन हमेशा आवाज़ उठाती है। और वैसे भी देखा है कि काफ़ी सारे दूसरे लोग भी आवाज़ उठाते हैं कि अब प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब टाटा की बात आती है, बहुत ही कम आवाज़ें ऐसी सुनने को मिली, और मुझे तो एक भी नहीं मिली जहाँ पर इस चीज़ को अपोज किया गया हो। राकेश झुनझुनवाला जो है, जो कि काफ़ी एक एस इन्वेस्टर माने जाते हैं, वो भी अकासा करके अपनी एक जो एयरलाइन है उसके साथ आ रहे हैं। तो एक तरफ अब होंगे आपके अकासा एयरलाइन के फाउंडर राकेश झुनझुनवाला, और दूसरी तरफ होंगे टाटा सन्स, यहाँ पर चलाएगी आपकी एयर इंडिया को। तो जो उड़े देश का आम नागरिक है उसको लेकर गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी सीरियस दिखाई दे रही है, तभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को एंट्री कराई जा रही है। नाउ अगर बात करें जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया टाटा ग्रुप ने ही स्टार्ट करी थी 1932 के अंदर, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही देश को आज़ादी मिली और उसके बाद नेशनलाइजेशन शुरू हुआ, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बॉडी थी, ये जो पर्टिकुलर कंपनी थी, वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली थी। ठीक है, सो इट हैपन समवेयर इन 1953। तो ये जो नेशनलाइजेशन किया गया था एयर इंडिया को 1953 में किया गया था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई कहा जाना 1955 में शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और 1956 के अंदर, 1956 के अंदर एलआईसी जो थी, इसको क्या किया गया था बताएं, एस्टैब्लिश किया गया था। एलआईसी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन 1956, जिसको कि गवर्नमेंट का एटीएम कहा जाता है। सेबी की बात करें तो सभी जानते हैं इट्स अ न्यू एंट्रेंट। सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो अभी रिसेंटली ही बनाई गई है इनके कंपैरिजन में, हालांकि इसको भी यहाँ पर 30 साल हो चुके हैं। 1992 इज द करेक्ट ईयर। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो नेशनलाइजेशन है एयर इंडिया का, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये नेशनलाइजेशन 1953 में किया गया था। बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात करता है, देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू एशियन एलिफेंट्स, यहां पर आपसे पूछा, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। एशियन हाथियों को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। एशियन एलिफेंट्स इज इंडियाज नेचुरल हेरिटेज एनिमल भी इसे भारत का कहा जाता है। सिगुर एलिफेंट कॉरिडोर कनेक्ट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। जो यहाँ पे सिगुर एलिफेंट कॉरिडोर है वो किस किस को कनेक्ट करता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स को। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। अभी एक बेसिकली रिसेंट स्टडी करी गई थी जिसमें बताया गया कि इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी एरियाज जो है वो एशियन एलिफेंट जो एंडेंजर्ड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, खास तौर पे उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर अगर इस तरीके के कनेक्टिविटी एरियाज नहीं होते हैं तो एलिफेंट्स को नुकसान हो सकता है। अगर हम बात करें पहली जो स्टेटमेंट है, एशियन एलिफेंट्स आर नेचुरल हेरिटेज एनिमल, बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो एलिफेंट्स है दे वर डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इन 2010। जो सिगुर एलिफेंट कॉरिडोर है, इट इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है। और यहाँ पर जो हाथियों की जो मूवमेंट होती है उसको इंश्योर करता है केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक रीजन में। तो ये अगर पेनिनसुलर इंडिया है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करने का काम ये सिगुर एलिफेंट कॉरिडोर के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर विल बी सी। दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर ठीक हो जाती है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि मणिपुर को लेकर है। पूछा गया मणिपुर को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। INA, इंडियन नेशनल आर्मी, क्लेम्ड टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन इन मणिपुर बाय अनफर्लिंग द फ्लैग ऑफ मोरियंग इन 1944। हो सकता है कि यहाँ पे INA ने इस टेरिटरी को 1944 में क्लेम किया था। मणिपुर को स्टेटहुड 1972 में दी गई थी अंडर द नॉर्थ ईस्ट एरिया रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। सोचिए, अभी रिसेंटली सिक्योरिटी मेजर्स जो है उनको बीफअप किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि मणिपुर के अंदर जो इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टोटल शटडाउन की बात कर रहे हैं अक्टूबर 15 को। ठीक है, यहाँ की जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है, कोर कॉम जिसको कहा जाता है, 15 अक्टूबर को उन्होंने पूरा टोटल शटडाउन की बात करी है। ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड मणिपुर फ्रॉम 1891 टू 1947, ताकि बर्मा के ऊपर जो भी उनके इंटरेस्ट थे उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके, बर्मा से जितने बेनिफिट लेने हैं मणिपुर के थ्रू लिए जा सके। ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर मणिपुर वाज बैटल फ्रंट फॉर द एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे जापान जो था वो भी इसके पास पड़ता था। और जो INA था, इंडियन नेशनल आर्मी, दे क्लेम द टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन इन मणिपुर। और यहाँ पर जो मोरंग है उसका फ्लैग जो है, मोरंग के अंदर फिर आपका इंडियन फ्लैग जो है वो यहाँ पर अनफोल्ड किया गया था 1944 के अंदर। तो ये जो पर्टिकुलर जगह थी यहाँ पर जो हमारा फ्लैग था उसे लहराया गया था। पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। जो मणिपुर है, मणिपुर बिकेम अ UT अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956, लेकिन बाद में इसे जो 1972 का साल था तब एक पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो यहाँ पर इसको स्टेट नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के हिसाब से दे दिया गया था। दोनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे ठीक हो जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या करंट अफेयर्स की सीरीज में 13 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं। आज के जो एरियाज हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर ग्राम न्यायालय को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। JP के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आमूर फैल्कन स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है।
ISA को जानेंगे, लूका रिवर के बारे में डिस्कशन करेंगे, IEA को डिस्कस करते हुए हम यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेथनॉल को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन धोल्स को लेकर रहने वाला है और फाइनली सेंट्रल जू अथॉरिटी को डिस्कस करेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि ग्राम न्यायालय को लेकर पूछ रहा है। दो स्टेटमेंट आपको करना कि सबसे पहले तो आप टॉपिक को अंडरलाइन करें। टॉपिक क्या पूछ रहा है? ग्राम न्यायालय को लेकर पूछा है, बताएं करेक्ट क्या है, सही क्या है। दे आर एस्टैब्लिश्ड एज पर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 हो सकता है, एंड दे आर हेडेड बाय न्याय अधिकारी हु इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। चलिए, दो स्टेटमेंट्स आपके सामने, इजी स्टेटमेंट्स हैं दोनों। सोचिए इसके बारे में। मैं आपको बताता हूं कि हम ग्राम न्यायालय के बारे में डिस्कशन कर क्यों रहे हैं, क्यों ये करंट अफेयर्स में था। तेलंगाना एंड उत्तराखंड जो है उन्होंने मोबाइल कोर्ट्स जो है उनको अभी इंट्रोड्यूस किया। तो दो राज्य ऐसे हैं, तेलंगाना एंड उत्तराखंड, ठीक है। और यहां पर अगर बात करी जाए, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं क्योंकि इन्हें एस्टैब्लिश किया गया था ग्राम न्यायालय को 2000 एक्ट के अंतर्गत, और जो ये हेड करी जाती है न्याय अधिकारी के द्वारा हेड करी जाती है, ठीक है, हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिन्हें राज्य सरकारों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। 114th लॉ कमीशन हैड रेकमेंडेड कि ग्राम न्यायालय जो है उसे एस्टैब्लिश करना जरूरी है विद द एम ऑफ मेकिंग जस्टिस मोर स्पीडी। ग्राम न्यायालय बनेंगी तो जस्टिस डिलीवरी इवन थर्ड टीयर के ऊपर भी, लास्ट मैन स्टैंडिंग को भी, मोस्ट अंडर प्रिविलेज को भी यहां पर प्रोवाइड करी जा सकेगी, ठीक है। पार्लियामेंट ने ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 का पास किया था ऑन द बेसिस ऑफ रेकमेंडेशंस, और उसके बाद यहां पर जो न्यायाधिकारी है उनको भी अपॉइंट किया जाना शुरू किया गया राज्य सरकारों के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए, यहां पर दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर ग्राम न्यायालय। डिस्कशन करते हैं हम जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। पूछा गया इनको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन इनको लेकर आपका सही है। बेसिकली पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। ही एक्टिवली टुक पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिया था, एंड ही वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य। ये भी हो सकता है। इन 1952 ही फाउंडेड द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। सोचिए, इनके बारे में तीन स्टेटमेंट दी हैं पर्सनालिटी रिलेटेड। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने अपने ट्रिब्यूट्स जो है वो पे करी है, अपने रिस्पेक्ट पे करी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को ऑन हिज जयंती, ठीक है, उनकी जयंती के ऊपर। और मैंने नाम क्या बताया आपको? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ध्यान से सुनिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे लोकमान्य नहीं है, क्योंकि लोकमान्य जो टर्मिनोलॉजी थी वो हम यूज करते थे बाल गंगाधर तिलक जी के साथ, ठीक है। लेकिन लोकनायक जो है, क्योंकि इसी तरीके से कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा मिलते जुलते टर्मिनोलॉजी को देकर। तो लोकनायक जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। नाउ 1942 के अंदर जयप्रकाश नारायण अलोंग विद राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का चार्ज लिया था। जब सभी सीनियर लीडर्स, आप जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 वो दिन था जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर 9 अगस्त 1942 गांधी जी के साथ सभी बड़े बड़े लीडर्स को एक जेल में डाल दिया गया था, और उसकी जगह भी नहीं बताई थी कि कहां पर उनको रखा जा रहा है। तो सेकंड रंग ऑफ लीडर्स जो थे, जो टॉप मोस्ट लीडर्स थे, वो तो जेल में चले गए। सेकंड रंग ऑफ लीडर्स, उन्होंने अपना लीडरशिप लोगों को देना शुरू किया ताकि लोग जो है वो अलग डायरेक्शन में ना चले जाएं, क्योंकि लीडर नहीं होगा तो डेफिनेटली लोग भी वहां से जाना शुरू कर देंगे। तो यहां पर क्या किया गया? कौन यहां पर पिक्चर में है? पिक्चर में आए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अलोंग विद अदर लीडर्स, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। 1952 के अंदर क्या उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी? तो यस, ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। 1948 के अंदर जयप्रकाश नारायण जो थे, देखिए शुरू में वो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन आगे चल के विचार जो थे वो थोड़ा सा मैच नहीं करते थे, तो उन्होंने अपनी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो बनाई थी। इवन दो स्टार्टिंग में उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, क्योंकि वैसे वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, लेकिन उनका जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी वो बाकी लोगों से अलग थी, और इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उन्होंने अलाइन किया, लेकिन बाद में जाके अपनी पार्टी यहां पर बना ली। खैर, यहां पर आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि अमूर फैल्कन को लेकर है। पूछा गया अमूर फैल्कन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ माइग्रेटरी रैप्टर स्पीसीज नोन टू ब्रीड इन साउथ अफ्रीका। तो एक माइग्रेटरी रैप्टर स्पीसीज है जो कि साउथ अफ्रीका में ब्रीड करता है। नागालैंड इज कॉल्ड द फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए, दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, क्योंकि एनुअल माइग्रेशन इनका शुरू हो चुका है। अमूर फैल्कन्स यूजुअली जो है वो रशिया और जो आपका चाइना रीजन है वहां से आते हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर मणिपुर तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो एंटर कर चुके हैं, ठीक है। नाउ अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, अमूर फैल्कन, यस इट्स अ माइग्रेटरी रैप्टर स्पीसीज
इज नोन टू ब्रीड इन साउथ ईस्ट रशिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट या कहीं नॉर्दर्न चाइना में या साउथ ईस्ट रशिया के अंदर ये ब्रीडिंग करते हैं, ना कि साउथ अफ्रीका के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो लोकेशन इज डिफरेंट। देन दे माइग्रेट वेस्ट थ्रू इंडिया से होते हुए अरेबियन सी में जाते हैं और फाइनली सदर्न अफ्रीका में जाते हैं, वेयर दे स्पेंड देयर विंटर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इवेंचुअली साउथ अफ्रीका में जाते हैं, लेकिन ब्रीडिंग कहाँ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नाउ पहली स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन हाँ सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, दोयांग लेक है नागालैंड के अंदर, दोयांग लेक, this is a place in Nagaland which is very famous for roosting site for the species during its migration। यहाँ पर भी माइग्रेशन के दौरान आते हैं जो अमूर फैल्कन्स हैं, और इसी वजह से नागालैंड को फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फैल्कन्स दिखाई कैसे देते हैं, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है विद रेफरेंस टू इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISA कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लेकर पूछा गया, बताएं करेक्ट क्या है, यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो कि क्या करेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेगा। इट विल वर्क विद प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप स्पेस सेक्टर इन इंडिया। तो ये क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करेगा। 10 सेकंड का टाइम पीरियड मैं शुरू कर देता हूं आपका। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ISPA, दैट इज इंडियन स्पेस एसोसिएशन। पहली स्टेटमेंट की बात करें तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो एक प्राइवेट इंडस्ट्री बॉडी है, ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर बढ़ावा दिया जा सके। विद फाउंडिंग मेंबर्स इसके कौन रहने वाले हैं, इसमें भारती एयरटेल रहने वाला है, मैप माई इंडिया रहने वाला है, वन वेब रहने वाला है। तो ये इसमें रहने वाले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लॉन्च जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया, बट इंडियन स्पेस एसोसिएशन इज ए प्राइवेट इंडस्ट्री बॉडी टू हेल्प बूस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी। सो ISPA जो है इट्स बेसिकली प्राइवेट इंडस्ट्री बॉडी जिससे कि स्पेस टेक्नोलॉजी को बूस्टअप किया जाएगा। अगर आप देखें बाकी देशों के अंदर, खासतौर पे US की बात करें, वहाँ पे आपको SpaceX दिखाई देगा, और इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे इजराइल की, वहाँ पर भी आपको प्राइवेट प्लेयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा रोल निभाते हुए दिखाई देंगे इन द एरिया ऑफ स्पेस सेक्टर। ठीक है, SpaceX तो नासा की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और उसी वजह से जो हमारे यहाँ पर है इंडियन स्पेस एसोसिएशन बनाया गया है, ताकि स्टार्टअप्स के लिए ये एरिया अच्छे से खोला जा सके, गवर्नमेंट जहाँ पर भी उनकी हेल्प कर सकती है वो करी जा सके, एट द सेम टाइम इसरो को भी सहायता प्रोवाइड करी जा सके। सो इट विल वर्क विद प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, जहाँ पर भी इनकी जरूरत पड़ेगी वहाँ पर ये अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। सो बेसिक एजेंडा यही है कि किस तरीके से भारत के अंदर जो स्पेस है और स्पेस सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, उसको एनकरेज किया जा सकता है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का ये आपका इनिशिएटिव है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। लूका रिवर रिसेंटली न्यूज में देखी गई थी, ये कौन से राज्य की मेजर रिवर है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। रिसेंटली इस राज्य की गवर्नमेंट जो है उसने क्लेम किया है कि डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट जो है इस रिवर में शुरू किया जाएगा, क्योंकि जो लूका है उसको एक डेड स्टेट से वापस रिवाइव करना है। ठीक है, तो यहां पर इट इज फ्रॉम मेघालय, डी इज द करेक्ट आंसर। न्यूज में था मेघालय गवर्नमेंट ने क्लेम किया है दैट अ डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट जो है उसे लेकर आया जाएगा इस रिवर के लिए। लूका का मतलब होता है रिजर्वोयर ऑफ फिश इन द लोकल लैंग्वेज। ठीक है, ईस्ट जंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट मेघालय के पास आपको ये रिवर जो है वो मिलेगी, एंड इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम द लुनार रिवर। लुनार रिवर है, वहां से इसको पानी मिलता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अभी एक बार मैप के ऊपर भी इसे देख लेते हैं, आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए। मिशन UPSC 2022 जो है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। और यहाँ पे प्रीलिम्स का मेंस का ये आपका कोर्स रहने वाला है, और इसके अंदर आपको जो क्लास लेक्चर्स है वो मिलेंगे, साथ ही साथ जो MCQs लेक्चर्स होते हैं वो भी सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड किए जाते हैं। यू कैन यूज़ द फेस्टिवल कोड टू गेट द 50+20% डिस्काउंट। और मेन चीज़ ये है कि आपका जो प्रीलिम्स का MCQ एरिया होता है उसको भी कवर किया जाता है, एट द सेम टाइम जो मेंस आंसर राइटिंग होती है वो भी इसके अंदर एक मॉड्यूल जो है वो ऐड किया गया है। सो बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहाँ पर आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो भी वीडियो के थ्रू कवर होती हैं, देन आपके MCQs भी कवर होते हैं, और फिर उसके बाद जो नोट्स होते हैं वो भी रहते हैं। मेंस का मॉड्यूल भी आपका यहाँ पर प्रोवाइड होता है। सो यहाँ पे एक ओवरऑल आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे से हो जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, जो कि IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट IEA को लेकर हमारी सही है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ G7 हो सकता है, एंड इंडिया जो है वो इसका एक एसोसिएट मेंबर है। सोचिए इसका क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन, क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने अभी इनवाइट किया इंडिया को, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर को, कि आप यहाँ पर आके फुल टाइम मेंबर बने। IEA जो है इसे फाउंड किया गया था 1974 के अंदर बाय इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ OECD, ना कि G7, ध्यान रखिएगा।
OECD के फ्रेमवर्क में इसे बनाया गया था और इसे बनाया गया था इन रिस्पॉन्स टू द ऑयल एम्बार्गो विच आर इम्पोज्ड बाय मेजर प्रोड्यूसर्स। ऑयल प्रोड्यूस करने वाली काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, वो ऑयल एम्बार्गो लगा देती हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कितना ऑयल का प्रोडक्शन होना चाहिए, ऑयल की सप्लाई जो है वो कितनी होनी चाहिए। ये चीज़ें करी क्यों जाती है, ताकि जो ऑयल का प्राइस है वो अपने तरीके से रेगुलेट कर पाए। लेकिन उससे होता क्या है, दूसरी कंट्रीज को भी नुकसान होता है। तो यहाँ पे IEA को इसी वजह से बनाया गया था। इट इज़ मेड अप ऑफ 30 मेंबर कंट्रीज और ये पूरी कंट्रीज जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ काम करती है, ताकि एनर्जी पॉलिसीज जो है वो दुनिया के अंदर सही तरीके से क्रिएट करी जा सके और एक सस्टेनेबल फ्यूचर जो है उसको यहाँ पर लाया जा सके। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इन 2017 इंडिया बिकेम एन एसोसिएट मेंबर एंड इन 2021 IEA मेंबर्स एंड इंडिया अग्री टू एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो एसोसिएट मेंबर तो हम 2017 में ही बन गए थे और अभी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर हम कोलैबोरेट कर रहे हैं और हो सकता है फुल टाइम मेंबर भी आगे जाके बन जाए, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो भारत के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 और इसको लेकर पूछा गया, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। आपने देखा इस बार एनवायरमेंट इकोलॉजी के काफी सारे क्वेश्चन जो थे इस बार प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए थे, तो इन एरियाज को हमें काफी बेहतर तरीके से कवर करना है। ये प्रोहिबिट करता है, ये जो रूल्स हैं, आइडेंटिफाई सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स बाय 2022 हो सकता है। एज पर द रूल्स थिकनेस जो प्लास्टिक कैरी बैग्स की रहेगी उसे रिड्यूस यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर नीति आयोग ने सजेस्ट किया है अर्बन लोकल बॉडीज को कि वो अडॉप्ट करें मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी मॉडल और इंप्लीमेंट करें इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, ताकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है अर्बन प्लास्टिक वेस्ट की करी जा सके। ठीक है, अगर भारत के अंदर देखें, इन इंडिया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन जो थे उसे मैंडेट किया गया था 2016 के अंदर, ताकि पूरे वेस्ट को मैनेज किया जा सके एट द अर्बन लेवल। और फिर टाइम टू टाइम 2016 में लाने के बाद 2018 और 2021 के अंदर इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के जो है वो प्रोहिबिट करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम बाय 2022 जो है इसे रोक दिया जाएगा। और अगर हम थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स जो है वो यहाँ पर कम नहीं करी गई है, इंक्रीज करी गई है फ्रॉम 50 टू 75 माइक्रॉन्स फ्रॉम 30 सितंबर 2021 एंड टू 120 माइक्रॉन्स इसे कर दिया जाएगा फ्रॉम 31 दिसंबर 2022। तो यहाँ पर अभी पिछले महीने ही जैसे सितंबर कंप्लीट हुआ वहां से इसे 50 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन इसकी जो मोटाई है वो बढ़ाई गई है। और अगले साल में ईयर एंड के बाद क्या होगा, इसको फर्दर 120 माइक्रोन तक लेकर जाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल यूज नहीं रहेगा, फिर वो अगर जो पॉली बैग आपका मोटा रहता है तो आप उसको मल्टीपल टाइम यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है थिकनेस को रिड्यूस नहीं किया, इंक्रीज किया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है मेथनॉल को लेकर। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मेथनॉल। मेथनॉल को लेकर एक न्यूज थी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बताना है कि इसमें से किससे मेथनॉल बनाई जा सकती है। कोल दिया है, नेचुरल गैस दिया है, नैपथा दिया है और बायोमास दिया है। तो यहाँ पे 10 सेकंड्स का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूँ, सोचिए आप इसके बारे में, क्योंकि मेथनॉल को कहा गया दैट इट कुड बी द चीपेस्ट फ्यूल कंपेयर टू इथेनॉल। क्योंकि अभी पिछले दिनों में एथेनॉल की काफी ज्यादा बात चल रही थी कि कैसे शुगर को यूज करते हुए, शुगर केन को यूज करते हुए एथेनॉल ब्लेंडिंग करी जाएगी, E10 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करी जाएगी, E20 20% करी जाएगी। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इसके ऊपर काम कर रही है और देख रही है कि क्या मेथनॉल जो है वो इथेनॉल से भी ज्यादा चीपेस्ट पड़ेगा हमें या नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेथनॉल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक कोल, नेचुरल गैस, नेपथा, बायोमास जो है इन सभी से इसे प्रोड्यूस किया जाता है। बट ऐसा माना जा रहा है कि सबसे इकोनॉमिकल इसके अंदर कोल हमें पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो खैर हमारा डी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो मेथनॉल है उसको भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे लिया जाए। चलिए, सो यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि धोल्स को लेकर है। पूछा गया धोल्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर एंडेमिक टू इंडिया। इंडिया के लिए ये एंडेमिक है, इंडिया में ही रहते हैं और IUCN के हिसाब से वो एंडेंजर कैटेगरी के अंदर आते हैं। रीसेंट स्टडी जो है, मैं आपका टाइम पीरियड शुरू कर देता हूँ और आपको करंट अफेयर्स जो न्यूज़ थी उसके बारे में बताता हूँ। रीसेंट स्टडी ने आइडेंटिफाई किया है कि 114 प्रायोरिटी तहसील एरियाज हमारे हैं जिनको कि कंसोलिडेट किया जा सकता है, ताकि जो पॉपुलेशन कनेक्टिविटी है क्या पूरे देश के अंदर 114 ऐसी लोकेशन है। यहाँ पर जो वाइल्ड डॉग्स हैं, धोल्स आर नथिंग बट द वाइल्ड डॉग्स, यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। इस तरीके से छोटी छोटी 114 प्लेसेस
हमारी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको कनेक्ट करने की बात करी गई है, जिससे कि उनका जो जीन पूल है उसे सिक्योर किया जा सके। ठीक है, इसे धोल को एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है। ये जो है दे आर वाइल्ड कैनाइड फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल, सदर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही मिलेंगे, इट इज़ फाउंड इन 3 क्लस्टर्स। अगर इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया के अंदर ये आपको मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये पाए जाते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज एन एपेक्स प्रेडेटर फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर। ये जो है प्रेडेटर कैटेगरी में आते हैं, और आप जानते हैं प्रेडेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट एंटायर इकोसिस्टम। लेकिन हाँ, सेंट्रल, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ए यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा, बट यस कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन लिस्ट के हिसाब से दे आर अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी। करेक्ट आंसर विल बी बी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये शेड्यूल 2 के अंदर आते हैं। चलिए, दिखने में कैसे होते हैं कुछ इस तरीके से। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि सेंट्रल जू अथॉरिटी को लेकर पूछ रहे हैं। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन CZA को लेकर हमारा सही है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसे 1972 जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। एंड एवरी जू इन द कंट्री इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन फ्रॉम CZA फॉर इट्स ऑपरेशन। तो जो जू होते हैं, एवरी जू जो हमारी कंट्री के अंदर है, उसे यहाँ पर क्या लेना पड़ता है, रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है CZA से। सोचिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। एक 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर जू जो है, जू डायरेक्टर्स, यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई। और हम यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल जू अथॉरिटी को लेकर कॉन्फ्रेंस करी गई है, तो यहाँ पे सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में पढ़े तो यस, इसे 1972 का जो WPA है उसके सेक्शन 38A के हिसाब से बनाया गया है। और जो जूज होते हैं हमारे यहाँ पे, जो चिड़ियाघर होते हैं, उनको रिकॉग्निशन जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी से लेनी पड़ती है अगर वो यहाँ पर इसको मेंटेन करना चाहते हैं। और इसके अंदर जो ये सेंट्रल जू अथॉरिटी है, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन और 10 मेंबर्स रहते हैं इसके अंदर, और एक मेंबर सेक्रेटरी भी रहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा C हो जाएगा। चलिए, करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 14 अक्टूबर पे हम पहुंच चुके हैं। चलिए चलते हैं जल्दी से, आज के जो 10 एरियाज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज हम PM वानी स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे, सीका को डिस्कस करेंगे, पैक के बारे में क्वेश्चन रहेगा, सी डॉट को डिस्कस करते हुए PM गति शक्ति के बारे में जानेंगे। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 निकली है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन यहाँ पे एक एल्गे के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कोस्टल इकोसिस्टम, अमृत 2.0 मिशन एंड नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर आज हमारे 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग 2022 की सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि नाउ यू कैन गेट 50+20% डिस्काउंट यूजिंग द फेस्टिवल कूपन। तो आप फेस्टिवल कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं exam.netmoc.com के ऊपर, और वहां पर जो भी कोर्स आप लेना चाहें उसके ऊपर यहाँ पे 50+20% का डिस्काउंट जो है ले सकते हैं। फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर द पेड कोर्सेज तो आपको पिछले 2 साल के जो MCQs हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए भी exam.netmoc.com पर मिल जाते हैं। PM वानी स्कीम को लेकर पूछा है, PM वानी स्कीम को लेकर कि बताएं इसका मेन एम क्या है। 4 यहाँ पर स्टेटमेंट्स है, मैं यहाँ पे टाइम भी आपको दिखा देता हूँ। 10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, उसके अंदर आप कोशिश करिएगा आंसर देने की। इससे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी ग्राम पंचायत को, वाईफाई सर्विसेज जो है वो दी जाएगी ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स के अंदर, वाईफाई हॉटस्पॉट्स क्रिएट किए जाएंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, PM वानी स्कीम के बारे में पहले भी जिक्र किया था, अभी दोबारा से न्यूज में इस वजह से है क्योंकि आंध्र प्रदेश, जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है, उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट जो है PM वानी, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो प्रधानमंत्री वानी का क्या फुल फॉर्म है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, उसके अंतर्गत ये पूरा उन्होंने प्रोग्राम जो है अपना शुरू किया है। स्कीम जो है इसे अप्रूव किया गया था 2020 पिछले साल ही कैबिनेट के द्वारा, और इसका मेन एजेंडा यही है कि जो सोसाइटी है, जो पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो यहां पर प्रोवाइड करने हैं ताकि ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी जो है वो पेनेट्रेट करी जा सके। जैसे आपने देखा होगा, देखिए जो आपकी Tier 3 Tier 4 सिटीज होती है जहां पर इंटरनेट का पेनेट्रेशन उतना नहीं है, क्योंकि बाकी जगह देखिए Tier A Tier B सिटीज में तो आपको हर जगह पे फाइबर ऑप्टिक्स भी दिखाई दे जाएंगे, लेकिन Tier C Tier D या कहीं Tier 3 या Tier 4 सिटीज जो है वहां पर आपको जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है वो हेल्प करेगी। जैसे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, आपने देखा होगा कि जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर भी, ठीक है, प्रोविजनल स्टोर्स होते हैं, चाय की दुकान है, तो वहां पर इस तरीके की सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि उससे बाकी जो आसपास के लोग हैं वाईफाई की कनेक्टिविटी उनको मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मिल पाए। ठीक है, तो यहां पर जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, चाय वाला हो गए, किराना स्टोर हो गए, वहां पर ये बेसिकली
सर्विस जो है दी जाएगी और वो सर्विस जो है इन चाय वाला या फिर जो किराना स्टोर है उनके द्वारा बाकी लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू एस्टेब्लिश द पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। दिस इज नॉट लाइक जैसे कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज नॉट लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे जो पेनेट्रेशन है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करी जा रही है। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन सीका को लेकर है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया को लेकर पूछा है। बताएं सीका को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सीका को लेकर कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, हर चीज को ना, अगर आप हर चीज में स्ट्रेटेजी अगर आपके पास अच्छी है ना, तो वो चीज होने के चांसेस काफी आसान हो जाते हैं। बेसिकली चीज को प्रोबेबिलिटी क्रैक करने की आसान हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल यूपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नॉलेज फॉर श्योर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉमन सेंस भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ स्ट्रैटेजी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप एमसीक्यूज को सोल्व कर रहे हो, होता क्या कई बार हमें टॉपिक को ही नहीं पता होता या फिर हम करेक्ट इनकरेक्ट में गलती कर देते हैं। तभी जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो काफ़ी टाइम से एमसीक्यूज को कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि आपको टॉपिक को करना है अंडरलाइन, और जो चीज़ रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अंदर, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट और अदरवाइज एनी अदर थिंग्स and which they are asking in the question, उसको आपको सर्कल के अंदर डालना है। Now, the first statement says it was established in 2021 to discuss the situation of Afghanistan. So SICA is basically they are saying related to or associated with Afghanistan. It may be a possibility. China, India and Russia are its member. इसके members कौन है? चाइना, इंडिया और रशिया जो है वो इसकी members है। 10 सेकंड में आपके शुरू कर देता हूँ। सोचिए इसके बारे में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो इंडिया के, उन्होंने सीका जो अभी हेल्ड करी गई थी कजाकिस्तान में, उसको यहाँ पर अटेंड किया और वहां पर बात करी गई। सीका बेसिकली एक इंटरगवर्नमेंटल फोरम है जो कि कोशिश करते हैं कि एशिया के अंदर ना कि अफगानिस्तान के अंदर, पूरे एशिया के अंदर स्टेबिलिटी को कैसे एंश्योर किया जा सके। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ द देन प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। जब 2002 के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया था 47th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान। ठीक है, तो काफी पुरानी है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या चाइना, इंडिया और रशिया तीनों मेंबर है, तो बिल्कुल ठीक है, चाइना, इंडिया, रशिया जो है वो इसमें मेंबर हैं। इसके अलावा ईरान, इजराइल, इजिप्ट भी इसके मेंबर्स हैं। काफी सारी दूसरी कंट्रीज भी इसके अंदर आपको मेंबर दिखाई देंगे। 27 लार्जली एशियन कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, दूर दराज की कंट्रीज हैं वो भी इसके अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, खैर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लेकर है। पूछा गया पीएससी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, पीओसी को लेकर कौन सा कथन आपका सही है। इट इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी एंड वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1921। ये सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री कमेटी है, 1921 में बनाई गई थी। ऑल द मेंबर्स, पीएससी के अंदर जो सारे मेंबर्स आते हैं वो लोकसभा से आते हैं। ठीक है, नाउ 10 सेकंड्स आर देयर, ट्राई टू थिंक अबाउट इट। लोकसभा स्पीकर जो है उन्होंने अभी यहाँ पे पाकिस्तानी सेनेट चेयर को इनवाइट किया इंडिया के अंदर फॉर अ फंक्शन टू मार्क द सेंटेनियल ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये इंडिया पाकिस्तान को लेकर न्यूज थी, लेकिन हाँ यहाँ पर क्योंकि स्टैटिक पोर्शन आप जानते हैं क्वेश्चन आपके काफी सारे आते हैं, और ये स्ट्रैटेजी मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि करंट अफेयर्स में जो भी चीज आती है, वाई एम आई सेइंग इट अगेन और री एम्फसाइजिंग इट अगेन, बिकॉज न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे जुड़ते हैं तो उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ पॉलिटी से रिलेट करती है, जो भी चीज़ इकोनॉमी से रिलेट करती है, जो भी चीज़ ज्योग्राफी से रिलेट करती है, जो भी चीज़ हिस्ट्री की किसी पर्सनैलिटी या ऐसे हिस्ट्री के किसी एरिया से रिलेट करती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ आती है, तो वो आने के चांसेस एग्जाम में और भी ज़्यादा हो जाते हैं। हमने ये देखा इस पर करंट अफेयर्स उतने ज़्यादा नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ करंट अफेयर से रिलेट करते हुए जो पॉलिटी की चीज़ें थी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। सो दे वर नॉट कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड विद करंट अफेयर्स, रादर दे वर रिलेटेड टू इट। खैर यहाँ पर अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें तो यस, इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी। 1921 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका गठन जो था 1921 में सबसे पहली बार किया गया था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करने का मेजर काम जो वो पीएससी के द्वारा किया जाता है। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर एक ओवरसाइट रखते हैं कि सरकार आखिर पब्लिक के द्वारा टैक्स में दिए गए पैसे को इस्तेमाल कैसे कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो पीएससी के द्वारा निभाया जाता है। ठीक है, कमेटी के अंदर होते हैं 22 मेंबर और 22 मेंबर के अंदर 15+7 का रेशो यूज किया जाता है। मींस 15 मेंबर्स आते हैं आपके लोकसभा से एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा। सो देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ द हाउसेज, द अपर एंड द लोअर हाउसेज। तो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह से मेंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑल द मेंबर्स है, ऑल की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि ये है एक एक्सट्रीम वर्ड। आप जानते हैं ओनली, ऑल, ये एक्सट्रीम
वर्ड्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन के या कहीं के स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर विल बी ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज टॉकिंग अबाउट सी डॉट। पूछा गया सी डॉट को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है एंड इट हैज डेवलप्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन ताकि सिग्नल्स को इजीली ट्रांसमिट किया जा सके। सोचिए इसके बारे में, टेलीकॉम सेक्रेटरी जो है उन्होंने अभी सी डॉट से पूछा कि आप 6G को डेवलप कर रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली 6G सिक्स्थ जनरेशन जो है 5G आ चुका है, तो सिक्स्थ जनरेशन और दूसरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उसको लेकर काम करना शुरू कर दिया गया है ताकि हम ग्लोबल मार्केट जो है उसको कैचअप कर सके। ऐसा नहीं हो कि बाकी सारी कंट्रीज जो है वो काफी आगे निकल जाती है और हम अभी यहाँ पर 5G या 4G के ऊपर ही बैठे हैं। सी डॉट जो है एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आती है, ध्यान रखिएगा, एंड इज लीडिंग द एफर्ट इन क्वांटम कम्युनिकेशन वर्टिकल of national mission and quantum technology and application. So basically the important thing is ये आती है टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। 1984 में इन 1984 इट वाज एस्टैब्लिश्ड विद इनिशियल मैंडेट। इसको जो दी गई थी वो यही थी कि शुरू में तो कहा गया कि आप डिजिटल एक्सचेंजेस का काम करेंगे, आप डिजिटल एक्सचेंजेस को डेवलप करेंगे, लेकिन बाद में यहां पर इनको R&D का जो काम है वो भी दिया गया। खैर सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो सिग्नल ट्रांसमिशन को ईज अप करने का काम है वो इनको दिया गया है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप करने का काम इनको यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर विल बी बी। बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन बात करता है पीएम गति शक्ति के बारे में। आपने देखा होगा आजकल काफी न्यूज में चल रहा था, तो पीएम गति शक्ति के बारे में पूछा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट इज अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। तो ऑल लेवल पे कनेक्टिविटी हमारी रहनी चाहिए, उसके लिए एक मास्टर प्लान जो है उससे एसोसिएट करता है ये। एंड इट विल इनकॉर्पोरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री। तो अलग अलग मंत्रालय, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स है उसको भी इंटीग्रेट करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। अब नाम पीएम है तो पीएम के द्वारा ही इस पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया गया। ये एक नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। इसमें यह भी बताया गया था कि जो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनको भी कनेक्ट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग सेपरेटली इन साइलोस। होता है क्या, देखिए सरकार के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो साइलोस के अंदर काम करते हैं, जिसकी वजह से एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट को उसकी खबर ही नहीं होती और इसी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे होता है ना एक ग्रुप के अंदर हम कहते हैं कि चले यार ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 फ्रेंड्स है, वो कहते हैं ठीक है यार लक्ष्मीकांत के पहले 10 चैप्टर तुम कर लेना, 15 चैप्टर तुम कर लेना, सेकंड 15 मैं कर लूंगा, फिर आगे के 15 मैं कर लूंगा, आगे के 15 मैं कर लूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पूरी बुक कवर हो जाएगी, फिर हम एक दूसरे को पढ़ा सकेंगे। तो यहाँ पे 15 चैप्टर जो है मेरे अच्छे से हो गए, वो मैं सबको पढ़ा सकूंगा, बाकी 15 तुम्हारे हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, एक कनेक्टिविटी के तौर पे एक इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन करके काम आसानी से और जल्दी किया जा सकता है। लेकिन जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करते हैं वो करते साइलो में, ए क्या कर रहा है बी को नहीं पता होता है, बी क्या कर रहा है सी को नहीं पता, डी को नहीं पता, और जिसकी वजह से डुप्लीकेसी भी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यस इट विल इनकॉर्पोरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिससे सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर एक आपको इंटीग्रेशन जो है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल मल्टी मॉडल प्लान है, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सी होने की वजह से आंसर विल बी सी। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, जो आपका मिशन यूपीएससी 2022 प्लान है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmonk.com के ऊपर, अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स प्लस मेंस की एक इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहते हैं। तो इसमें प्रीलिम्स रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलते हैं और मेंस रिलेटेड भी आपको वीडियोस जो वो मिलते हैं, और काफी सारी चीजें जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं वो तो कवर किए ही जाते हैं इसके अंदर, लेकिन हाँ एमसीक्यू रिलेटेड वीडियोज जो है वो आपको प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, और जो आपके क्लास लेक्चर्स होते हैं वो आपको मेंस रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करने में काफी हेल्प करते हैं। इसमें आपका राइटिंग मॉड्यूल जो है वो भी रहता है। सो द गुड थिंग इज कि फेस्टिवल डिस्काउंट को आप यूज कर सकते हैं, एंड टू गेट द 70% डिस्काउंट हियर आप इस कोड को यूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा पब्लिश करी गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, यूएन वीमेन, वर्ल्ड बैंक, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल रिलीज ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। चलिए देखिए, एक्सप्लेन करते करते मैंने आपको नाम भी बता दिया, सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल, जिसकी वजह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ना ही एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ना ही यूएन वुमेन है, ना ही वर्ल्ड बैंक है। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 जो है सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल के द्वारा यहां पर लेकर आई गई है। ये वर्ल्ड की लीडिंग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के लिए काम करती है और 120 कंट्रीज के अंदर ये अभी काम कर रही है। इसका मेन जो पर्पस है वो यही है, कैसे कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग जो है उसको यहां पर एनहेंस किया जा सकता है, और जो बच्चों के ऊपर
पर होने वाले इम्पैक्ट, जैसे पेंडेमिक का इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ा, उसके बारे में पहले से ही जानकारी लेकर सही स्टेप्स उठाने का काम किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि कह रहा है नॉक्टिलुका सिंटिलांस रिसेंटली सीन द न्यूज, ये किससे रिलेट करता है। ठीक है, क्या ये कोई नई फ्रॉग की स्पीसीज है, वेस्टर्न घाट में मिली है, कोई ग्रीन एल्गे है, कोई कोविड-19 का स्ट्रेन है, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर आपने ध्यान से सुना, जब मैं आपको इंडेक्स दिखा रहा था तो मैंने वहीं पर ही आपको बता दिया था नॉक्टिलुका सेंटिलांस के बारे में। ये क्या था, ये बेसिकली एक ग्रीन एल्गे, इस एल्गे बेसिकली रिसेंटली एक रियर फिनोमेना जो है गोल्डन एल्गल ब्लूम, द सी हैज टर्न्ड ग्रीन, जो एल्गल ब्लूम फिनोमेना है उसकी वजह से जो सी है वो पूरा ग्रीन हो गया है इन द गल्फ ऑफ मन्नार रीजन। ठीक है, तमिलनाडु के पास जो आपका रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है, गल्फ ऑफ मन्नार, वहां पर ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है। इट्स अ ग्रीन एल्गे, बेसिकली इसी की वजह से अबाउट अगर हम पढ़ें कि नॉक्टिलुका सिंटिलांस है क्या, ये एक ग्रीन एल्गे है जो कि सितंबर अक्टूबर के महीने में आकर होता है एंड द विंडो पीरियड बिटवीन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून के बीच में पाया जाता है। इट ईट्स ऑलमोस्ट एनीथिंग जो इसके रास्ते में आता है, एक तरीके की इन्वेजिव स्पीसीज है। देयर आर नॉट मेनी प्रेडेटर्स जो कि इसको कंज्यूम करते हैं, इसी वजह से ये सर्वाइव करती है। और यहाँ पर जो पूरा आपका बेसिकली पानी होता है उसको यहाँ पर पल्यूट करना शुरू कर देती है। इट्स अ नॉन टॉक्सिक इटसेल्फ, बट ब्लूम्स जो है वो क्या करते हैं, हाई अमाउंट में अमोनिया को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो पानी में रहने वाले जो दूसरे जीव होते हैं उनको यहाँ पर नुकसान होता है और वो डेडली भी साबित हो सकते हैं उनके लिए। ठीक है, जो अमोनिया होता है दैट मेक्स इट अनपैलेटेबल फॉर मोस्ट क्रिएचर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे जो दूसरे जीव हैं, फिश एंड क्रैब्स जो होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। चलिए, अब यहाँ पे माना जाता है कि सिर्फ जो जेली फिश है वो इनको खाने का काम करती है, लेकिन हाँ इनके ज़्यादा प्रेडेटर नहीं होते तो ये जल्दी से काफ़ी जल्दी अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं। खैर, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। एनवायरमेंट इकोलॉजी से ये क्वेश्चन था। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, इट इज एंडाउड विद 3 डिस्टिंक्ट कोस्टल इकोसिस्टम, नेमली कोरल रीफ मिलेगी यहाँ पे आपको, सी ग्रास बेड मिलेंगे, मैनग्रोव्स मिलेंगे। इट सपोर्ट सेवरल ग्लोबली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, जैसे कि डूगोंग काऊ होती है आपकी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया के तौर पे इसे लेकर आया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम किस कोस्टल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या हम गल्फ ऑफ कच्छ की बात कर रहे हैं, सुंदरबन की बात करें, भितरकनिका की बात करें, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको इस जगह को लेकर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी वो बता रहा है। तो देखिए, अभी पिछला क्वेश्चन भी गल्फ ऑफ मन्नार को लेकर था। गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु 3 डिस्टिंक्ट कोस्टल इकोसिस्टम मिलेंगे, कोरल रीफ मिलेगा यहाँ पे आपको, सी ग्रास बेड मिलेंगे और मैनग्रोव्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इन इंडिया इट इज वन ऑफ द 4 मेजर कोरल रीफ एरियाज। इसके अलावा कोरल रीफ आपको गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में मिलेगी, तो वहीं से ही अंदाजा लगाया जा सकता था। डूगोंग एक सी काऊ होती है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और इसी तरीके के काफी सारे दूसरे जीव जो हैं वो भी यूनिक तौर पे आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अमृत 2.0 मिशन को लेकर पूछ रहा है। बताएं कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर आपकी करेक्ट है। द फंड फॉर द मिशन जो है सेंटर, स्टेट एंड अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में शेयर किए जाते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, हो सकता है। पेयजल सर्वेक्षण एनकरेज करता है कंपटीशन अमंग सिटीज फॉर बेंचमार्किंग अर्बन वाटर सर्विसेज इन एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन। तो इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर पेयजल सर्वेक्षण जो है वो भी कराया जाता है, जो कि एक हेल्दी कंपटीशन जो है करता है वेरियस सिटीज के बीच में। सोचिए, सी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। ठीक है, तो इस मिशन को लेकर इसका 2.0 मिशन जो वो लेकर आया गया, और ये 2025 से 26 तक चलने वाला है। अमृत मिशन कहते हैं शॉर्ट में इसे। ठीक है, 2025 से 26 तक चलने वाला है। टोटल आउटले इसके लिए रखा गया 2,77,000 करोड़ का। ठीक है, जिसमें सेंट्रल शेयर जो है अराउंड 76,000 करोड़ के आसपास का है। डेफिनेटली इसमें जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, स्टेट है, वो भी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो पहली तो स्टेटमेंट आपकी हो जाती है ठीक। पेयजल सर्वेक्षण जहां पे भी सर्वेक्षण वर्ड आ जाएगा, कोशिश करिएगा जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करते हैं, वहां पे किसी ना किसी तरीके का सिटीज के बीच में हेल्दी कंपटीशन जरूर कराया जा रहा होगा, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर भी कंपटीशन को एनकरेज किया जा रहा है कि कहां पर वाटर सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करी गई है, कहां पर नहीं करी गई। खैर, दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कि इनमें से कौन कौन सी चीज जो है वो यहां पर मेजर करी जाती है।
सोचिए, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या PM10 को मेजर किया जाता है, लेड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ओजोन को, क्योंकि सब कमेटी एक बनाई गई जिसने ग्रैप के बारे में बताया। आप जानते हैं ग्रैप क्या है, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि सजेस्ट करता है कि जब भी एयर क्वालिटी जिस एरिया के अंदर बहुत बुरी होने लगेगी, वेरी पुअर क्वालिटी में जाएगी, तो वहां पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, मतलब एक तरीके से वेरियस स्टेप्स के अंदर एक्शन प्लान जो है वो लेने शुरू कर दिए जाएंगे। जैसे कि अगर एयर क्वालिटी खराब होती है तो जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उसको रोक दिया जाएगा, फर्दर खराब होती है तो हो सकता है आगे जाकर स्कूल्स को भी बंद कर दिया जाए। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इसे 2015 में लेकर आया गया था 14 सिटीज के अंदर, इसके अंदर 6 कैटेगरीज ऑफ एयर क्वालिटी की बात करी गई थी, जो कि गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर के अलग अलग कलर कोडिंग के साथ दी गई थी। ठीक है, यहां पर इन कैटेगरीज के अंदर मैं आपको अभी ये इमेज के ऊपर भी दिखाने वाला हूं किस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके कलर कोडिंग क्या होती है और 6 कैटेगरीज कौन कौन सी है, नेक्स्ट अभी स्लाइड में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पर हम मेजर क्या करते हैं। तो बेसिकली जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो 8 पोल्यूटेंट्स को यहां पर मेजर करता है। 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, जिसके अंदर आपका PM10 भी रहता है, PM2.5 भी रहता है, इसके अंदर आपका NO2 रहता है, SO2 रहता है, CO, ओजोन जो आपके ऑप्शन में दिया गया वो भी यहां पर रहता है, O3। ठीक है, फिर आपका NH3 जो है अमोनिया, इसको भी मेजर किया जाता है, और फाइनली यहां पे जो लेड है आपका PB, इसको भी मेजर किया जाता है। तो इन चीजों को मेजर किया जाता है, लेकिन हाँ कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर नहीं किया जाता। तो 3 को एलिमिनेट करें आप, ठीक है, यहां से एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन बाकी सभी को किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, कलर कोडिंग, कैटेगरी कौन कौन सी होती है, लेवल बताया हुआ है कि कब किसको किस लेवल में माना जाएगा। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स के अंदर CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन WMO वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंटीसिपेटरी बिल को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, मिलांज क्या है इसके बारे में जानेंगे। देन कन्विंग डिक्लेरेशन किससे एसोसिएट करता है, एक क्वेश्चन यहां पर भी रहने वाला है। फर्टिलाइजर इन इंडिया को लेकर डिस्कशन हमारा होगा, मनरेगा स्कीम के बारे में जानेंगे। देन करूपुर कलमकारी पेंटिंग के बारे में डिस्कशन करते हुए क्रिस्प M टूल क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे कलमकारी पेंटिंग के बारे में देखेंगे, ये आपका आर्ट एंड कल्चर एरिया का टॉपिक है। लॉ एंड ऑर्डर से और आपके इंडियन पॉलिटी से एंटीसिपेटरी बेल का आपका टॉपिक है। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो भी स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स होते हैं और अगर वो करंट अफेयर्स में अपीयर हो रहे हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री का टॉपिक हो, ज्योग्राफी का टॉपिक हो, पॉलिटी का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, इकोनॉमी का हो या फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी का हो, दे बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट इफ समहाउ दे आर अपीयरिंग इन करंट अफेयर्स फॉर वन और द अदर रीजंस। चलिए कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट वाज ओपन फॉर ज्वाइनिंग बाय द डिफरेंट कंट्रीज एट रियो अर्थ समिट 1992 के अंदर बेसिकली इसे ओपन अप किया गया था ताकि बाकी कंट्रीज जो हैं वो इसको ज्वाइन कर सकें। और COP15 जो 15 कॉन्फ्रेंस होनी है CBD की, वो ग्लासगो UK के अंदर होनी है। मैं यहाँ पर 10 सेकेंड का जो टाइम आपका है वो शुरू कर देता हूं और आप विद इन 10 सेकेंड्स में इसको आंसर देने की कोशिश करें। नाउ फेज 1 ऑफ UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस को 15 मीटिंग जो थी ये आपकी शुरू हो चुकी है और CBD जो है इसकी शुरुआत करी गई थी कहां से, 1992 रियो अर्थ समिट से। ठीक है, CBD एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1993। 3 मेन ऑब्जेक्टिव इसके अंदर रखे गए थे कि हमें अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल तरीके से उसका यूज करना है और इक्विटेबल तरीके से उसका यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली लार्जली अगर मैं आपको बताऊं, इट इज अबाउट कंजर्वेशन, देन सस्टेनेबिलिटी एंड द थर्ड वन इज इक्वालिटी। ठीक है, सो ये सब चीजों के बारे में बात करी गई थी। CBD COP15 जो है ये हो रही है कनमिंग चाइना के अंदर, ना कि ग्लासगो के अंदर। सो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, द लोकेशन इज इनकरेक्ट, बट हाँ जो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। COP15 जो है इट इज ऑल सेट फॉर द कोर्स ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और 2050 का विजन जो रखा गया है यहाँ पर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर रखा गया। 30/30 अगर आपको याद हो 3-4 दिन पहले मैंने आपको 30/30 भी बताया था, वो भी इसी से एसोसिएट करता है। तो एक की प्रपोजल जो है उस पर भी डिबेट करी गई है 30/30 एजेंडा को लेकर। प्लीज मुझे बताइएगा जो आज से 3-4 दिन पहले हमने 30/30 पढ़ा था वो क्या है, ताकि चेक भी हो जाए कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो भूल नहीं रहे हैं। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करता है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर पूछा गया है। टॉपिक को करें अंडरलाइन कि इसमें से करेक्ट क्या है, सही कथन आपसे पूछा है। ठीक है,
पहली स्टेटमेंट कहती है ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पॉसिबल है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट जो है दैट इज रिलीज बाय डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूएमओ जो है ये स्टेट ऑफ क्लाइमेट जो रिपोर्ट होता है इसको भी लेकर आता है। 10 सेकेंड्स आपके हाथ में है। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन जो है अपना वो यहां पर वो लेकर आया है, इसी वजह से न्यूज में था। डब्ल्यूएमओ जो है इसे 1950 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था एंड बिकेम एन एस्टैब्लिश्ड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन इन द वेरी नेक्स्ट ईयर दैट इज इन 1951। 193 मेंबर स्टेट जो है वो भी इसके मेंबर्स हैं। सो पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। विद 193 मेंबर्स इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट क्या इसके द्वारा लाई जाती है? देखिए काफी सारी रिपोर्ट्स हैं, उसके अंदर आपकी जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 है वो भी इनके द्वारा लाई गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर विल बी सी। इट हैज फोस्टर्ड कोलैबोरेशन बिटवीन द नेशनल मेटीरियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज। डब्ल्यूएमओ जो है ये फोस्टर करता है कोलैबोरेशन नेशनल मेटीरियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल, सो नेशनल मेटीरियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज जो है उनके बीच में भी कोलैबोरेशन कराने का काम किया जाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि डीएमएफटी फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट इस फंड को लेकर आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज क्रिएटेड अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 हो सकता है। इट एम्स टू फंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। इसका मेन काम क्या है? जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैल्यूएबल मिनरल को एक्सप्लोर करना है उसको यहां पर फंड करना। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। मैनी वर्कर्स जो कि माइंस में, कंस्ट्रक्शन में या फिर फैक्ट्रीज जो कि इंडिया के अंदर है वहां पर एंगेज है, दे आर साइलेंटली डाइंग ऑफ एक्सपोजर टू डस्ट। उनका बेसिकली क्या होता है, फैक्ट्रीज में, माइंस में या फिर कंस्ट्रक्शन एरियाज में उनका जो एक्सपोजर डस्ट के साथ होता है जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी जो हेल्थ है उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है और उनकी डेथ जो है वो यहाँ पर हो जाती है। डीएमएफटी फंड जो है इसे क्रिएट किया गया था एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट के तौर पे, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट फंड के तौर पे, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंतर्गत। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू बेनिफिट पीपल एंड एरियाज जो कि माइनिंग्स की वजह से अफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, सो मेन काम क्या है, जो लोग माइनिंग की वजह से, जो एरिया, जो बायोडाइवर्सिटी माइनिंग की वजह से जिसको नुकसान हो रहा है उनको यहाँ पर सपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान कॉम्पनसेट्स सिलिकोसिस पेशेंट्स फ्रॉम डीएमएफटी फंड टू विच माइन ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर एक फंड बनाया गया जो कि माइन ओनर जो है वो उस फंड के अंदर पैसे को कंट्रीब्यूट करते हैं और ये जो पैसा होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है जब भी माइनिंग की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इट एम्स टू फंड द एक्सप्लोरेशन। देखिए एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं बनाया गया फंड, रादर माइनिंग की वजह से जिन लोगों को नुकसान होता है उनको सहायता देने के लिए ये जो फंड है वो बनाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जो कि एंटीसिपेटरी बेल को लेकर पूछ रहे। बताएं कौन सी स्टेटमेंट एंटीसिपेटरी बेल को लेकर करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटरी बेल इन सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंदर इसका एक प्रोविजन रखा गया है, अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल ओनली इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूँ। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हेल्ड करी कि सुपीरियर और हायर कोर्ट जो है वो भी अगर चाहें तो एंटीसिपेटरी बेल जो है इसको सेट असाइड कर सकते हैं जो कि लोअर कोर्ट के द्वारा दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेशन कोर्ट है वहां पर अगर एंटीसिपेटरी बेल जो है उसको दे दिया गया है और हाई कोर्ट जो है चाहे तो उसको हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको हटा सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसको लेकर बात करी गई थी। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बिल। क्या सीआरपीसी के अंदर एंटीसिपेटरी बिल दे रखी है? तो यस, सेक्शन 438 सबसेक्शन 1 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल की बात करी जाती है। देखिए एक तो होता है बेल, ठीक है, किसी को छोड़ना जमानत पे, और एक होता है एंटीसिपेटरी बिल, मतलब किसी को आपने अरेस्ट नहीं किया लेकिन देयर इज अ वेरी हाई चांसेस, अ वेरी हाई लाइकलीहुड दैट दैट पर्सन विल बी अरेस्टेड वेरी सून। तो जब उसको पता है कि यार वो अरेस्ट हो सकता है तो वो पहले ही क्या करेगा, पहले ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देगा। ठीक है, ताकि उसका जो अरेस्ट है उसे रोका जा सके। नाउ सेक्शन 438 कहता है व्हेन एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट ही और शी मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत उसको चार्ज किया जाएगा और उस एक्यूजेशन के बेसिस पे उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाकर अप्लाई कर सकता है
इस एंटीसिपेटरी बिल के लिए। अ पर्सन कैन अप्लाई एंटीसिपेटरी बिल ओनली इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? नो, वो सेशन कोर्ट में भी चाहे तो जा सकता है, लोअर कोर्ट्स के अंदर भी वो जा सकता है। वंस द एंटीसिपेटरी बिल इज फाइल्ड, opposing party is notified about the bill application and opposition can then contest the bill। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने एंटीसिपेटरी बिल के लिए फाइल किया और बी जो है वो इसकी अपोजिंग पार्टी, तो बी भी कह सकता है कोर्ट में जाकर कि ये एंटीसिपेटरी बिल आप मत दीजिए, ठीक है। खैर यहां पर डिस्कशन जो था हमारा सुप्रीम कोर्ट को लेकर था, न्यूज थी, आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपसे मैलेंज के बारे में पूछ रहा है। रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया, ये क्या है? 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू कर देता हूं। रिसेंटली कुछ स्टडीज करी गई हैं बाय नासा और उन्होंने रिवील किया है रीजन बिहाइंड द अंटार्कटिक लार्सन सी आइस शेल्फ ब्रेक। आप जानते हैं टाइम एंड अगेन अंटार्कटिक का जो लार्सन सी आइस शेल्फ है उसको लेकर न्यूज आती रहती है और वेरियस ब्रेक ऑफ हमें देखने को मिलते हैं। और 2017 में जो ब्रेक ऑफ हुआ था उसके बारे में नासा की स्टडीज ने यहाँ पे कुछ चीजें रिवील करी है। जो मेलांज है या मैलेंज है, इट्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ विंड ब्लोन स्नो। तो ये जो हवा से चलती हुई स्नो होती है वो, ब्रोकन आइसबर्ग एंड सी आइस, जो कि चारों तरफ बेसिकली अगर ये आपका आइस शेल्फ है इसके चारों तरफ ये तीनों ही इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा समझा जा रहा था और एटलीस्ट कुछ साइंटिस्ट ने तो ये थियरी दी है, इवन तो वो थियरी को नेगेट नहीं किया जा सकता कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ब्रेक ऑफ हो रहा है। लेकिन हाँ, जो नई स्टडीज हैं उसमें ये पाया गया कि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, रादर जो आपका सी वाटर है उसका टेम्परेचर जो है वो राइज हुआ है, उसकी वजह से आपको ये क्रैक्स या आइस शेल्फ जो है वो अलग अलग दिशाओं में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली इट इज कलेक्शन ऑफ ब्रोकन सी आइस एंड आइसबर्ग। करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले मिशन यूपीएससी 2022 जो है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर वेरियस एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप 50+20 का आपका जो कूपन है फेस्टिवल कूपन, इसको यूज कर लीजिएगा। खैर चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है कन्विंग डिक्लेरेशन को लेकर पूछा गया। रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया था, ये किस चीज से रिलेट करता है? क्या ये कोविड वैक्सीन से रिलेट करता है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से, या फिर नन ऑफ द अबव से? 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। रिसेंटली कन्विंग डिक्लेरेशन जो है इसे अडॉप्ट किया गया है बाय ओवर 100 कंट्रीज, जो कि अभी 15th मीटिंग हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग हुई है कहां पर बताइए? अभी पीछे डिस्कस किया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कन्विंग से वैसे आपको याद आ जाएगा यूएनसीबीडी के द्वारा, तो वहां पर कन्विंग डिक्लेरेशन जो है इसको अडॉप्ट किया गया है एंड दिस इज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इट कॉल्स अपॉन द पार्टीज टू मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन जो है उसको सेंटर में रखना है और यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है कंजर्वेशन की उसको लेकर भी बात करी गई है और इस कंजर्वेशन से जो ह्यूमन हेल्थ है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है इसको लेकर भी बात करी गई है, ठीक है। जो इस बार का थीम था डिक्लेरेशन का वो है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि सर नोट्स बनाने चाहिए जो आप वीडियो देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट टाइम जब वीडियो देखते हैं तब नोट्स मत बनाइए, जब आप सेकंड टाइम देखते हैं तब जरूर बनाइएगा, क्योंकि पहली बार में आप सिर्फ उसे सुनने और समझने की कोशिश करें, सेकंड टाइम में जरूर बना सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी जो इसकी पीडीएफ्स है वो आपको डेली बेसिस पे मिल जाती है और उससे बेटर तो यही है कि आपको जो मंथली कंपाइलेशन मिलता है आप उसको ले सकते हैं। खैर यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। फर्टिलाइजर को लेकर पूछा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर, तो हम सबसे ज्यादा यहाँ पर फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर जो है उसे एक्सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस टू फोटो फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर। जो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो 2 एरियाज के अंदर प्रोवाइड करती है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। इंडिया जो है बेसिकली अभी काफी बड़ी शॉर्टेज जो है वो डैप के अंदर देख रहा है। डैप क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट के अंदर देख रहा है। सो वी आर नॉट द लीडिंग एक्सपोर्टर, बेसिकली इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंपोर्टर ऑफ फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर। तो हम एक्सपोर्टर नहीं है, रादर इट इज ऑन द अदर साइड, वी आर द इंपोर्टर। 30% जो डैप है एनुअल डिमांड उसकी जो मीट करी जाती है वो इंपोर्ट से ही करी जाती है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट हाँ यहाँ पर हम न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो जरूर देते हैं। गवर्नमेंट जो है एनबीएस देती है फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर के अंदर। रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया सब्सिडी बाय अराउंड 140% ऑन डैप फर्टिलाइजर, तो अभी इसको काफी बड़ी परसेंटेज से इंक्रीज भी किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मनरेगा को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट मनरेगा को लेकर करेक्ट है, कौन सा कथन मनरेगा को लेकर सही है। ये इंश्योर करता है कि 100 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो हर फाइनेंशियल में, हर साल में एडल्ट मेंबर्स को रूरल एरियाज में रहने वाले अनस्किल्ड लोगों को देना है। एटलीस्ट 1/3 यहाँ पर बेनिफिशियरीज जो है वो विमेन को बताया गया है कि एक तिहाई रिजर्वेशन जो है विमेन के लिए यहाँ पर रहने वाला है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो है उन्होंने लॉन्च किया है क्रिस्प एम। क्रिस्प एम क्या है बताए? इट इज क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल फॉर मनरेगा या कहीं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए। स्टेटमेंट 1 जो है मनरेगा के अंदर बिल्कुल सही है। 2005 में इसे यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आया गया था। 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दी जाती, एम्प्लॉयमेंट रादर दी जाती थी, और यहाँ पर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो होता है वो भी करना होता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि लबासना के अंदर भी आपकी विलेज विजिट होती है, और जब मेरी विलेज विजिट हुई थी तो वहाँ पर भी जो मनरेगा के अंतर्गत काम किया जाता था, क्योंकि हमें एक हफ्ते के लिए विलेज में ही रहना था, तो वो एक हफ्ते में विलेज के अंदर क्या क्या काम हुआ है वो भी हमें देखने को मिला, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो मनरेगा का होता है वो भी हमें वहाँ पर जानने को मिला। वो आपके साथ भी होगा जब आपकी ट्रेनिंग जो लबासना के अंदर है वो शुरू होती है। ठीक है, क्या यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड, क्या इसके अंदर 1/3 जो है वो काम महिलाओं को दिया जाता है, तो 1/3 बेनिफिशियरीज जो है वो महिलाएं ही हैं इसके अंदर, तो करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो 15 दिन में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज एप्लीकेशन लगाई मनरेगा के अंदर तो 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पर काम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वर्क जो है वो आपकी जो विलेज है उसके 5 किलोमीटर की रेडियस में होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 20-30 किलोमीटर दूर काम दे दिया तो आने जाने में ही बहुत परेशानी हो जाएगी। 1/3 बेनिफिशियरी जो है वो विमेन होनी चाहिए, ये भी इसके अंदर एक क्राइटेरिया रखा गया है। एंड वेजेस विल बी पेड अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ताकि किसी का एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। सोशल ऑडिट भी जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी बनाया गया है एवरी ग्राम पंचायत के अंदर, क्योंकि ऐसा देखा गया था जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो पता चलता था, और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आती थी न्यूज़पेपर के अंदर तब, कि यहाँ पर फेक नाम जो है वो लिखे गए हैं रोस्टर के अंदर, और उन लोगों को पेमेंट करी जा रही। अब वो भगवान जाने वो पैसा कहाँ जा रहा था, या फिर आप समझ ही सकते हैं कि वो पैसा कहाँ जा रहा होगा। तो फेक नाम से जो है वो पेमेंट करी जा रही होती थी, और जो व्यक्ति सच में काम करने आता था उनकी पेमेंट को रोक दिया जाता था। ठीक है, तो तभी सोशल ऑडिट इसका होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा मिले। अननेसेसरी लोग जो है उनके नाम यहाँ पर ना हो, नहीं तो गवर्नमेंट एक्सचेकर को, जो हम लोगों का टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो ही यहाँ पर बर्बाद होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये अननेसेसरी जो करप्ट लोग हैं उनके पास जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है GI टैग्ड करूपुर कलमकारी पेंटिंग्स को लेकर। कहाँ से बिलोंग करती है? टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूँ। आपका 4 राज्यों का नाम आपको दिया गया। करूपुर कलमकारी पेंटिंग एंड कलाकुरिची वुड कार्विंग, इनको रिसेंटली GI टैग दिया गया। ठीक है, तो क्या है? करूपुर कलमकारी पेंटिंग एंड कलाकुरुचि वुड कार्विंग, दोनों को यहाँ पर GI टैग यहाँ पे दिया गया है। कलमकारी जो है तांजोर रीजन के अंदर एक ट्रेडिशनल डाई पेंटिंग है, फिगरेटिव पैटर्न क्लोथ्स के ऊपर बनाई जाती हैं, मेड फॉर टेम्पल्स। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली जो सीलिंग क्लोथ्स होता है, अम्ब्रेला कवर्स, सिलेंड्रिकल हैंगिंग्स, चैरियट्स कवर, वहां पर इस कपड़े का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, पेंटिंग्स इसके ऊपर बनाई जाती है। ठीक है, इसको बनाने के लिए अलग अलग तरीके के जो पेन्स होते हैं, ब्रशेज होते हैं, जो कि बैम्बू स्टिक से बने होते हैं, पाम स्टेम होते हैं, या फिर जो पेड़ से बने हुए इनके ब्रशेज होते हैं, कोकोनट ट्री से बने हुए, उनको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आता कहाँ से? डी आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। चलिए, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है क्लोथ्स के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्रिस्प एम टूल के बारे में। रिसेंटली इसे न्यूज़ में देखा गया है। ये किस एरिया से रिलेट करता है? तो यहां पर क्या ये जीन एडिटिंग से रिलेट करता है, GIS बेस्ड वाटरशेड प्लानिंग से, कोविड-19 वैक्सीन, नन ऑफ द अबव? बेस्ट आंसर आपको देना है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने क्रिस्प एम क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग जो है उस टूल को यहाँ पर लेकर आए हैं मनरेगा स्कीम के लिए। इट विल बी यूज्ड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट इंफॉर्मेशन। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों को इंटीग्रेट करने का काम यहां पर किया जाएगा, और यहां पर ये पूरा काम मनरेगा स्कीम के अंडर किया जाएगा। जो ये टूल है इसे यूज किया जाएगा 7 राज्यों के अंदर, वेरन फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो है
वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ यूके जो है वो भी साथ दे रही है, और 7 राज्यों के अंदर बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड राजस्थान, जो हमारा ये हिंदी बेल्ट है, वहां पर इसे शुरू में लेकर आया जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद जीआईएस बेस्ड सिस्टम। बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो करंट लेक्चर है और दूसरी जो चीजें हैं, दूसरी जो पीडीएफ्स है, वो भी वहां पर शेयर करी जाती हैं। डेली बेसिस पे क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय। फेस्ट 50 करके आप यहाँ पर टोटल डिस्काउंट जो है उसको भी ले सकते हैं और आपका 50 + 20% डिस्काउंट आपको आपकी सीरीज के ऊपर मिल जाएगा। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस चीज को लेकर बात कर रहा है।